गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन, ट्रेसिंग द फॉल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आज उन फैक्टर्स, उन असबाब और उन अवामल के ऊपर गुफ्तगू होगी जो गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों में ख़ास तौर पे 90 और आज तक जो पाकिस्तानी सिनेमा के ज़वाल का सबब बने। मोर ओवर we will learn about storytelling to screenwriting factor as well, and we will discover the critical role of the screenplay and its impact on the cinematic landscape. इसके अलावा we expect कि हम uncover करेंगे challenges, missed opportunities और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी सिनेमा को दोबारा अपने कदमों में खड़ा करने के लिए क्या हल और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उम्मीद है कि उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के गेस्ट स्पीकर का। मेरी दाईं तरफ तशरीफ़ फरमाएं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। आप डायरेक्शन से वाबस्ता हैं, आप लिखारी भी हैं, और ज़्यादा अहम बात यह है कि आप की डॉक्टरेट की डिग्री स्क्रीन राइटिंग में, लिहाजा आपसे हमें एक क्वालिफाइड ओपिनियन मिलेगा। मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमाएं अकमल शहजाद घुमन साहब, जो आज के सेशन की निज़ामत की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। ब्रॉडकास्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही दरख्वास्त, और वो ये कि अपने सेल फोन्स जो है वो काइंडली साइलेंट मोड पे कर लें। जब सवाल जवाब के लिए ये नशिस्त ओपन हो तो जस्ट रेज़ योर हैंड, और ये माइक्रोफोन अपने हाथों में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए सीखने का भी सबब बनेगा और आप इससे महसूस होंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा साहब का मैं तारुफ करवाने से पहले मैं आफाक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ब्लैक होल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और डॉक्टर नाज़र महमूद साहब, साइमा साहबा, सदीक प्राचा साहब, अंदर महमूद साहब, उज़ैर साहब और दूसरे दोस्तान ग्रामी का कि वो आज के इस सेशन में तशरीफ़ लाए। अहमद सुहेल बसरा साहब और मैं इकट्ठे 15 साल रेडियो पाकिस्तान लाहौर में काम किया। तो लाहौर जैसा कि सकाफ़ती एतबार से पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहा जा सकता है, तो जो भी अदबी, इल्मी या फ़िल्म के हवाले से तहरीक या काम है, उसकी एक वसी उसका एक पस मंज़र है लाहौर के हवाले से, पाकिस्तान बनने के बाद भी और पाकिस्तान बनने से पहले भी। तो लाहौर में रहते हुए हमने इकट्ठे फ़िल्म भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ी, और दिलचस्पियाँ भी मुश्तरक, और बहुत सी फ़िल्मों पे बहस मुबासा और फ़िल्मों को इकट्ठे देखना, और इनकी शुरू से स्क्रीन प्ले में बहुत दिलचस्पी थी। और अगर मैं ये कहूँ कि स्क्रीन प्ले के हवाले से बहुत हद तक जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दुरुस्त किया। तो डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा साहब अफसाना भी लिखते रहे, हलकार बाब ज़ौक़ इस लाहौर में, वहाँ ये अपना जो अफसाना है वो मुख्तलिफ़ औक़ात इन्होंने पेश भी किए। और इसके अलावा ये ब्लॉगर हैं, एक वेबसाइट के लिए लिखते हैं, और बहुत इन्हें पढ़ने का शौक़ है, और इसके अलावा नावलेटिक लिख चुके हैं और वो छप भी चुका है। तो स्क्रीन प्ले के हवाले से पाकिस्तान में उस तरह PhD चुके अमूमी तौर पे जो एकेडमिकली या निसाब के हवाले से चीज़ों को फोकस किया जाता है, जो कि मैस कम्युनिकेशन में हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन बसरा साहब ने अपने लिए एक वही टॉपिक मुंतखब किया जिसमें उनकी दिलचस्पी थी। तो अब मैं इनसे मुख्तसर ये चाहूँगा कि ये फ़िल्म के हवाले से और स्क्रीन प्ले के हवाले से, और पाकिस्तान में जो फ़िल्मी एतबार से ज़वाल आया ख़ास तौर पे 90s के बाद, उसकी वजूहात, और फिर ये कि हम किस तरह इस ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। तो बीच में कोई और चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं सारे इकट्ठे कर दूँगा तो फिर गुफ्तगू उस तरीके से बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकती। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा ख़ुद को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ।
ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट वो है कि जो हम किसी दौर में सोचा करते थे, हमारा ख्वाब था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हों, जहाँ पे मुकालमा हो सके, जहाँ पे बात हो सके और जहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक जो है वो भी हो। और ये एक थिंक टैंक किस्म की जो चीज़ें हैं, देखें मुकालमा नहीं है तो फिर बंदा जो है वो तशद्दुद की तरफ या ऑल्टरनेट वेज़ जो होते हैं वो उनकी तरफ जाता है। तो आप में जिसे आप कह लें कि जो एक ऐसी कैफियत पैदा करता है कि जिस पे आप सुनते हैं और सुनने के बाद आप अपना एक जहन जो है उसे आप फ्रेम करके तो फिर आप एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और फिर आप जवाब देते हैं या लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने ये बनाया लाइक डॉक्टर हूद भाई हैं, नाज़िर साहब हैं, तो इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। इनके जो मज़ामीन हैं या इनके जो अफ़कार हैं या इनके जो नज़रियात हैं, आप उनसे इख्तलाफ भी होता है, पूरी दुनिया में है, इत्तेफाक भी होता है। और मेरा ख़्याल है कि यही ज़िंदगी है और यही इसकी खूबसूरती है कि आप तज़ादात में ज़िंदगी जो है ना वो हो, लेकिन लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, मारकुटाई ना हो, हौसला हो एक दूसरे की बात सुनने का। और जो दुनिया अब इतने सारा ये जिस तरह मिडल ईस्ट में हो रहा है, वो भी हम बात कर रहे थे कि वो भी चूँकि एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बड़ा ज़रूरी था शुक्रिया अदा करना। उसकी एक वजह यह भी है कि मैं भी थोड़ा सा हौसला पकड़ लिया मैंने भी गुफ्तगू करने के लिए। फ़िल्म जो है ये देखने का ना बचपन से शौक़ था, जैसे सभी को होता है। और जिस दौर में मैंने होश संभाला, लाहौर में लक्ष्मी चौक जो है ये एक बड़ा मरकज़ था सब कॉन्टिनेंट में फ़िल्म बनाने का। लाइक बड़ी जल्दी 1928 में जो है पहली फ़िल्म जो है लाहौर में बनी। और इस हवाले से जिस तरह गुमन साहब ने कहा कि कल्चरल एक्टिविटीज़ का ये एक हब था, तो जब हमने होश संभाला, मैं बड़ा पुराना हूँ, लाइक 50 साल का हो गया हूँ मैं तकरीबन। और जो लोग वेबसाइट पे भी मुझे देख रहे हैं, काश उन्होंने ये जुमला जो है वो मिस कर दिया हो। अच्छा, उसके अंदर ये हुआ कि तांगे का दौर था लाहौर में और मॉल रोड पे तांगे भी चला करते थे। और हम अपनी फैमिलीज़ जो हैं, हम फिल्म देखने के लिए जाया करते थे। तांगा बुक करवाया गया, पता चला कि ये फ़िल्म आई है, ये फ़िल्म आई है, ये फ़िल्म आई है, और उसका इंतज़ार होता था। हालांकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अखबार में एक पूरा पेज था, बल्कि पहले शुरू में गुमन साहब 2 पेजेस हुआ करते थे जिसमें इश्तिहारात आया करते थे फ़िल्म के हवाले से। तो वहाँ से हमें पता चलता था कि फ़िल्म जो है ना वो हमने देखनी है। अच्छा, रेडियो में भी उनके प्रमोशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो चला करते थे, जिसमें डायलॉग्स थे, स्टोरी थी और एक हाइप क्रिएट करते थे। और उसके बाद वो टीज़र टाइप चीज़ें जो थी वो रेडियो में आया करती थी, वो भी हम सुना करते थे। तो हम फिल्म देखने सिनेमा हॉल में पहुंच जाते थे और वो एक ऐसा कल्चर था कि टिकट नहीं मिलती थी। और फिर जब हम कॉलेज में गए, स्कूल कॉलेज में गए, तो बंक करके क्लासेस जो हैं वो हमने फिल्में देखी, इतना शौक हुआ करता था। और एक दूसरे लिटरली रीगल सिनेमा जो था वो अंग्रेज़ी फ़िल्मों के लिए मुख्तस था। लाहौर में अल्फला में अंग्रेज़ी फ़िल्में लगा करती थी, प्लाजा में अंग्रेज़ी फ़िल्में लगा करती थी, और हम लड़के हुआ करते थे। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के इतना रश होता था तो हम टिकट की खिड़की तक पहुंचते थे। वो कल्चर जो है वो मैंने देखा और फिल्में देखी। उसके बाद 80s का दौर जो था, ये आपको मैंने 80s की कहानियाँ सुनाई हैं, और 90s के शुरू तक भी, 91 92 तक भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो थी वो चलती रहीं। लेकिन उसके बाद एक अजीबोगरीब किस्म का इन्हतात जो है वो हमारी फिल्म के ऊपर आया। और पूरे का पूरा जो 90s है और उसके बाद अब तक आपको सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने को नहीं मिलती। और ये इतना बुरा इन्हतात आया कि लोग अपने प्लाजे गिरा के सिनेमा हॉल्स बनाया करते थे, और वक्त वो आ गया कि लोगों ने अपने सिनेमा हॉल्स को ख़त्म करके वो पूरा जो एबट रोड था और पूरा जो लक्ष्मी चौक था, वहाँ पे अब कोई 2 या 3 सिनेमा हॉल्स हमें मिलते हैं। और अगर उनके मालिकान से जाकर बात की जाए तो पता चलता है कि वो भी इसी प्लानिंग में है कि इसको हम गिरा दें। अच्छा, इस सदी में और इस खासकर ये पिछले डेकेड में जो एक चेंज आया, फिल्में आनी शुरू हुई,
तो ये सिनीप्लेक्सेस वगैरह जो हैं वो बने, मल्टीप्लेक्सेस बने और उसके अंदर फिल्में जो है ना वो लगना शुरू हुई। अच्छा, वो कल्चर चेंज हो गया, लाइक जितना सा ये हॉल है उस हॉल के अंदर आप फिल्म देख रहे हैं। अच्छा, सिनेमा एक कल्चर है, उसमें एक बड़ा सारा हॉल था, स्पीकर की आवाज़ थी और आप डायलॉग सुन रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं। जो अच्छे सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे जैसे प्लाजा है, उसमें डोल्बी सिस्टम आया और कोई चीख की आवाज़ उधर से आ रही है और पंजाबी में कहते हैं झरीट की आवाज़ जो है वो इधर से आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमने उसको भी इंजॉय किया। हॉरर फिल्म देखने का मज़ा आता। फिल्म का ताल्लुक ही सिनेमा हॉल से था। अब फिल्म जो है वो जैसा कि हम जानते हैं कि अब OTT के बाद हर जगह के ऊपर आप जो भी इस तरह का कोई गैजेट है उसके ऊपर आपको फिल्म मिल जाती है और आप उसे देखते हैं। पाकिस्तान की फिल्म को क्या हुआ, कहा गया कि चूंकि VCR आ गया तो पाकिस्तान की फिल्म जो है वो नीचे गई क्योंकि कंपटीशन था। कहा गया कि इंडिया की फिल्म चूंकि नहीं आई और कंपटीशन नहीं था इसलिए फिल्म नीचे आई। कहा गया कि ज़ियाउल हक का दौर था और ये जो फ़नून लतीफ़ा के जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं उन पे ओवरऑल इन्हतात आया और फिल्म चूँकि एक विजिबल मीडियम था इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आ गया। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो थी ना वो हवा में गर्दिश कर रही थी। इसी में मैंने जो सोचा, रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, ड्रामा बनाया, ड्रामा लिखा भी रेडियो के लिए और उसमें साउंड इफेक्ट। रेडियो जो है और जो फिल्म है ये बहुत मिलते जुलते हैं। वो इस तरह से मिलते जुलते हैं कि इसमें आप फिल्म में डबिंग बाद में किया करते थे और जो डबिंग का जो तरीक़ाकार था वो वही है जो रेडियो में हम ड्रामा रिकॉर्ड करते थे। दूसरा, साउंड इफेक्ट्स जो हम बीच में इंसर्ट करते हैं फिल्म में वो बिल्कुल वही थे फिल्म के लिए भी कि जो रेडियो में थे। हम साउंड इफेक्ट्स जो थे हम फिल्म में इंसर्ट किया करते थे। तो जो ड्रामे का जो क्राफ्ट था उसको हम जानते थे, फिल्म देख देख के पता चलना शुरू हुआ कि जो फिल्म का जो क्राफ्ट है वो क्या है। टीवी देखा बहुत ज़्यादा, तो उसके दरमियान जो एक डिफरेंस है वो जानने की कोशिश की कि ड्रामे में, रेडियो के ड्रामे में और टीवी के ड्रामे में क्या फ़र्क है, फिर स्टेज के ड्रामे में क्या फ़र्क है। फिर जब यही ड्रामा जो है जब स्टोरी लाइक आप एक स्टोरी टेलिंग है ना जिसमें कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ हैं, वही आप फिल्म में भी देखते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ हैं एक किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक। लेकिन क्या वजह है कि ये ड्रामा है और वो फिल्म है। अब 3 घंटे का ड्रामा अगर आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे तो इट विल रिमेन ड्रामा। वो स्क्रीन के डिफरेंस से वो फिल्म नहीं बन जाएगी। या अगर आप उसमें गाना डाल देते हैं, PTV ने टेलीफिल्म्स का एक्सपेरिमेंट किया ज़िया के दौर में, उसने लॉन्ग प्लेस जो थे वो आना शुरू हुए और वो शुरू में टीवी के ऊपर एक फ़िल्म लगा करती थी जो इंतज़ार फरमाइए की नज़र हो जाया करती थी। तो उसको उसने तोड़ने के लिए कि फिल्म मैं नहीं पहुंचाना चाहता बहुत सारे लोगों तक, तो उसने ना एक ड्रामा 81, 82, 83 लाइक एक ड्रामे का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन वो ड्रामा जो था वो फिल्म को रिप्लेस नहीं कर सका और कर ही नहीं सकता था क्योंकि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें थी। तो इसमें जो शौक़ था कि जाना जाए कि एक्चुअल वजह क्या है कि हमारा फिल्म जो है वो नीचे क्यों गई है। तो कट शॉर्ट दी तमहीद, वो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने फ़ील किया, लाइक दिस इज़ माई पर्सनल रिसर्च, पहले मेरा ओपिनियन था उसके बाद रिसर्च थी, वो ये थी कि हमें स्टोरी टेलिंग नहीं आती। स्क्रीन के लिए जो एक तरीक़ाकार है कहानी कहने का। अच्छा, इसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं, लाइक 3 चीज़ें हैं। एक तो प्री प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन है, एवरीबडी नोज़ दैट, एक पोस्ट प्रोडक्शन है। पोस्ट प्रोडक्शन जो है जब आप फिल्म एग्जिबिट हो गई तो उसके जो इम्पैक्ट वगैरह और ये हो, ज़्यादातर जो रिसर्चेज हैं वो इम्पैक्ट स्टडी के ऊपर हुई कि इसका हमारे माशरे के ऊपर असर क्या है। मेरा जो कप ऑफ टी था वो ये था कि फ़िल्म जो है उसको आपने बनाना कैसे है, उसका जो नैरेटिव है, आप जो भी कहना चाह रहे हैं, उसको जो कहने का तरीका है, उसमें फ़िक्शन है, नॉन फिक्शन है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नॉन फिक्शन फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, उसमें भी क्रिएटिविटी है, लेकिन उस इवन देन दैट इज़ नॉन फिक्शन। फिल्म जो है उसमें रियलिटी है, बट इवन देन इट इज़ नॉन फिक्शन। स्टोरीज आप मुआशरे से लेते हैं
किसी खबर के ऊपर फिल्म बनी होगी, किसी वाक़े के ऊपर, किसी हादसे के ऊपर, किसी सानहे के ऊपर, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर फिल्म बनी होगी, लेकिन वो नॉन फिक्शन होगा। आपकी फिल्म जितनी भी रियलिस्ट क्यों ना हो जाए, जितनी भी फैक्ट्स के ऊपर बेस करती हुई क्यों ना हो जाए, इट इज़ नॉन फिक्शन प्रोडक्ट। आपकी डॉक्यूमेंट्री जितनी भी क्रिएटिव क्यों ना हो जाए, इट रिमेन्स नॉन फिक्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी, इन्हें लेकर मैं आगे चला और मैंने जो फाइंड आउट करने की मैंने देखा तो वो यही था कि हमें जो कहानी है वो कहनी नहीं आ रही। अच्छा, कहानी कहना क्या था? जो नैरेटोलॉजी है, फिल्म नैरेटोलॉजी है, ये बेसिकली क्या है? क्या ये हमें आता है काम? क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम इसको तस्लीम कर लें कि हमें ये काम नहीं आता, या हम सीखते ही रहेंगे, या हम अप्रिशिएट ही करते रहेंगे कि सिंस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ माय सन, दिस इज माय कंट्रीज प्रोडक्ट, आई हैव टू अप्रिशिएट इट इन एनी वे। मैंने जो बंदा बना रहा है उसको मैं बाकअप किए जा रहा हूं और किए जा रहा हूं और किए जा रहा हूं, और वो सीख नहीं रहा, वो उसको ठीक नहीं करने की कोशिश कर रहा किसी भी हवाले से। तो ये जो सूरत हाल है बाकअप करने की, पैट ऑन द शोल्डर की, तालियों की, ये कब तक चलेगा? मतलब हाउ लॉन्ग? 3 decades तो मुझे हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लाइक इट स्टार्टेड वे बैक इन अर्ली 90s एंड ये अब अर्ली 20s आ गया है अगली सदी का। तो कितने साल हो गए हैं? लाइक 30-35 साल हो गए हैं इस सारे का। तो हम बस सीख रहे हैं, हम सीखते ही रहेंगे। कब तक ये होगा कि हम इसको, इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे? अच्छा, उसके लिए जो मैं ये समझता हूँ कि द फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर हम डायग्नोज नहीं करेंगे रियलिस्टिकली कि इशू क्या है, तब तक उसमें बेहतरी नहीं आएगी। अब पानी निकालते जाएं कुएं में से, और इसको बिल्कुल गैर सियासी समझा जाए पानी अब निकालते जाएं कुएं में से, तो द कुआं विल रिमेन डर्टी, स्टिंकी। आपको उसमें से वो चीज़ निकालने की ज़रूरत है कि जिसने बदबू पैदा की हुई है, जिसकी वजह से मामला सीधे नहीं हो रहे। अच्छा, तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ। मुझे थोड़ा सा, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसे थोड़ा फील हुआ कि ये एकेडमिक शायद थोड़ी डिस्कशन ज़्यादा हो गई है। तो बसरा साहब, अगर बीइंग अ रिसर्चर और एक उसके फिल्म क्रिटिक के तौर पे, अगर आप ये देखें कि हमारा फेलियर ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली, अगर आपको मैं कहूँ कि 3 पॉइंट्स हमारे कौन से हैं या 4 कौन से हैं, या आपके जहन में कितने पॉइंट्स हैं कि जिन पे हमारा फेलियर हुआ और हम फिल्म में फ़ेल हो गए, उसमें यानी सोसाइटी का रोल है, स्टेट का रोल है, या फिल्म मेकर्स का रोल है, या जो स्टोरी टेलर हैं उनका रोल है, यानी आप इसको किस तरह कैटेगराइज करेंगे और किस तरह बयान करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, और इसको मेरे सामने नाज़र साहब बैठे हुए हैं, मैं फिर अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, जो कम्युनिकेशन स्टडीज़ में मैंने पढ़ा है, क्योंकि मास कम्युनिकेशंस में मैंने मास्टर्स किया और उसको फिर मैं लेकर आगे चला, मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि जो कहने वाला है, सारा जो द ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द कम्युनिकेटर। उसको इतनी अच्छी बात कहनी चाहिए या इस तरीके से कहनी चाहिए कि वो उसको इफेक्टिव कर सके अपनी कम्युनिकेशन को, कि लोग जो हैं उसकी बात को सुने। अब ये मैं फील कर रहा था कि मेरी बात थोड़ी तवील हो गई है, और घुमन साहब भी चूंकि कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है, वो भी ये फील कर रहे थे कि बात तवील हो, तो उन्होंने उसको जो एक जमूद सा तारी हो गया था, जो बात मोनोटनी की तरफ जा रही थी, उसको तोड़ा है। तो ये जो तोड़ना है, ये कम्युनिकेटर को आना चाहिए कि उसे पता हो कि मैंने अपनी बात कैसे कहनी, और प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है। प्लेटफॉर्म का समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारा जो स्टोरी टेलर था वो बुनियादी तौर पे रेडियो से आया था, और उससे पहले स्टेज से आया। फिल्में ठीक क्यों थी? वो इसलिए ठीक थी कि लोग जो थे, वो उनका जो बैकग्राउंड था लिखने वालों का, वो एक तो नॉवल राइटिंग के साथ था। हकीम अहमद शुजा नॉवल लिखा करते थे।
अच्छा, नॉवल जो है वो 3 एक्ट के ऊपर बेस करता है, उसके अंदर वही लवाजमात होते हैं कि आपने सस्पेंस रखना है, उसमें डिवाइसेस वही हैं जो फिल्म में हैं, आपने इंटैक्ट रखना है अपने कारी के साथ, उसे आपने रखना है बीच में कि वो आपका नॉवल पढ़ता चला जाए, उस जॉनरा कोई भी हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वो एक कहानी है, वो एक स्टोरी टेलिंग है। वहां से जब लोग आए फिल्म लिखने की तरफ, अच्छा फिर ज्यादातर लोग आए कि जो कि रिपोर्टर्स थे, जो कि जर्नलिस्ट थे, स्पेशली फीचर राइटर्स जो थे। फीचर राइटिंग जो है हमारे प्रिंट में आप जानते हैं कि वो उसका एक स्टाइल होता है ड्रामेटिक सा, और आप एक अफसानवी से अंदाज में आप कहानी शुरू करते हैं और उसके बाद आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को बीच में निट करते हुए आप आगे चले जाते हैं। तो उस तरफ से चीज़ें आई। अब जो होते अच्छा, दूसरा जो डायरेक्टर्स थे वो बड़े अच्छे थे, मतलब कुछ तो ऐसे थे कि जो सीख के आए थे, बकायदा बाहर से भी पढ़ के आए हुए थे, जिन्होंने फिल्में बनाई और प्लैटिनम जुबली की उन्होंने, ठीक है। जैसे कि आपके ये अरमान फिल्म जिसने बनाई, परवेज़ मलिक साहब थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर परवेज़ मलिक साहब, सर कुछ तो दें अच्छा, ये कुछ पढ़ के भी आए हुए थे। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड ईयर आया, ये वो थे कि जो उनके आगे से शागिर्द थे, जिसमें हसनैन साहब आ गए, जिसमें ये अपने सैयद नूर साहब आ गए, ये इन्होंने बड़ा कैरी किया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, जी वो गाने भी लिखे और उन्होंने फिल्में वगैरह भी लिखी जी। हज़ी कादरी साहब जो थे उन्होंने फिल्में जो हैं लिखी। हसरत लखनवी साहब थे, उन्होंने फिल्में लिखी। लाइक ये बड़े अदबी लोग थे। अच्छा, इन्होंने मैंने वो बनाई हुई है, मेरा ख्याल है कि उसकी तरफ पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं। तो ये चीज़ें जो थी, अच्छा अब द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टोरी टेलर। आपके पास अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर नहीं रहा, और जो बाद में आए वो टीवी से आए थे, और वो टीवी के जो एक कहानी कहने का तरीका है वो उसको लेकर आए, और टीवी में सीरियल्स ज़्यादा थे, जो 1 आवर प्ले या 1 एपिसोड प्ले या जो भी आप कह लें, लाइक जो इंडिपेंडेंट सोलो प्लेस जो थे वो भी थे लेकिन कम थे। अच्छा, वो सीरियल की एक और टोन है, उसमें आपने डाइल्यूट करना है, आपका जो भी वाकया है या जो भी आपकी कहानी है उसको आप बढ़ाते, अगरचे अब उसके अंदर भी दुनिया में बड़ी तरक्की हो गई है। अब जो टीवी के जो सीजन्स हैं वो काफ़ी इंगेजिंग हो गए हुए हैं, लेकिन हमारा वहीं का वहीं है। अच्छा, दूसरा जो मैं ये समझता हूँ हमारा वो ये है, अगरचे मैं इससे पहले मुत्तफिक नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा डिग आउट करने की कोशिश की है, उसमें जो स्टेट का किरदार है वो शामिल रहा इसके अंदर। वो ये था कि ये वो दौर था कि अगरचे उस दौर में बड़ी अच्छी फिल्में बनी हैं, फैमिली मूवीज़ बनी हैं, ज़ियाउल हक का जो दौर था, और मैं ज़िया के दौर में ही फिल्में मैं देखने के लिए जाया करता था। हमारी फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं उस दौर के अंदर, लेकिन वो बीज जो साथ साइमल्टेनियसली जो बीज बोए गए, उन्होंने जब देखें ये एक प्रोसेस है, मतलब ये नहीं कि ओवर आज हम प्रोसेस शुरू करेंगे तो कल से हमें अच्छी फिल्म मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब आज आप एफर्ट करेंगे तो आपको 5 साल 7 साल 10 साल के बाद अच्छी फिल्म मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो चेंज आया, जो डिक्लाइन आया, वो एकदम से नहीं आया, उसके पीछे 70s का लास्ट, 80s का दौर, और उस दौर में अच्छी फिल्में आती रही, जो जिसे आप कहते हैं ना कि जो मोमेंटम बना हुआ था वो आपको अच्छी फिल्में देता रहा। लेकिन वो मोमेंटम कहाँ तक चलता, लाइक आपका ने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, आपने उसका एक्सेलरेटर छोड़ दिया हुआ है, आपने उसका स्विच बंद कर दिया है, और गाड़ी जो है वो अपने ऑन पे जा रही है, और कहाँ तक जाएगी, वो कहीं पे जाकर रुक जाएगी या किसी चीज़ के अंदर जाके लगेगी। तो वो चीज़ें जो थी वो चलती रही 80s में, वो कैरी हुआ, लेकिन 90s में आगे पेट्रोल ख़त्म हो गया, आपके पास टेक्नीशियंस नहीं थे, हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हमने दुनिया में चीज़ें आपकी तब्दील होती चली, टेक्नीशियंस जो थे आपके जो एडिटिंग था मीडियम वो तब्दील हो गया, वो डिजिटलाइज हो गया, दुनिया के अंदर हो गया, आपके साउंड चेंज हो गया, आपका कैमरा चेंज हो गया, आपकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनका उसमें स्किल ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, सीना बा सीना की बजाय, या छोटा जो कहता है कि यार पाना दो, और वो जो सीखता है गाड़ी को ठीक करना, और वो एक और चीज़ थी जो इंजीनियर है जो कि बाकायदा पढ़ के आया है, वो आपके घर का नक्शा और तरह का बनाएगा। जो गाड़ी का मैकेनिक होगा जो सीख कर आएगा वो किसी और तरीके से काम करेगा। जो आपका छोटा बन के जिसने अपना काम सीखा है, वो एक दौर था, वो खत्म हो गया। वो जो कहते थे कि चाय उसने पकाई, और मैं आपको ये मैं कोट कर रहा हूं, सैयद नूर साहब का नाम मैं कोट करूंगा, ये मेरा इंटरव्यू मैंने उनका किया हुआ है, रिकॉर्डेड है मेरे पास। उन्होंने कहा कि एक फिल्म थी हांगकांग के अंदर हमने शूट करनी थी,
हांगकांग की बजाय मनीला ले लें या आप मतलब कोई ले लें, लेकिन ये स्टोरी रियल है। उन्होंने कहा कि मैं जहाज़ में बैठा, 3 घंटे की फ़्लाइट थी, आई स्टार्टेड राइटिंग, और जब जहाज़ लैंड किया तो मैं एक पूरी फिल्म लिख चुका था जो कि वहाँ पे जाके शूट करनी थी। अगर आपने स्क्रिप्ट को 3 और एक और राइटर हैं हमारे खलील रहमान कमर साहब, वो कहते हैं कि मैं सेट के ऊपर बैठकर लिखता हूं। मतलब जो बीच में वक्फा आता है वो लिखते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं, और उनका सारा डायलॉग ड्रिवन। हमारी फिल्म का जो इशू ये भी रहा कि ये डायलॉग ड्रिवन है, ये एक्टिविटी मूवमेंट ड्रिवन नहीं है। हमारी फिल्म डायलॉग कैसा लिखा है, बहुत अच्छा जी यार, डायलॉग के ऊपर तालियां बजी, ओके जी, लेकिन वो जो फिल्म का जो दीगर लवाजमात हैं उन्हें तो आपने ख़त्म कर दिया ना बीच में से, और आपने लोगों का मिजाज नहीं बनने दिया। तो एक तो स्टोरी टेलर है, दूसरा स्टेट का किरदार जो कि 80s में का एक ऐसा दौर था कि जिसने आप में वो लोग पनपे ही नहीं है। आपको ये वो दौर था कि जब दुनिया में इंडस्ट्री के तौर पे फिल्म को लिया जाना शुरू हो चुका था। हमारे जैसे कंट्रीज़ में आपने फिल्म को इंडस्ट्री नहीं डिक्लेयर किया, आपने इनको जो मराहत हैं वो नहीं दी, आपने इंसेंटिव्स नहीं दिए, आपने लोगों को बैकअप नहीं किया, आप लोगों तक गए नहीं है कि यार ये एक इतना बड़ा एक मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, इसके अंदर लोग आएँ। आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करनी थी कि जिसमें आप फिल्म से रिलेटेड जितने भी टेक्नीशियंस थे, इंक्लूडिंग स्क्रीन प्ले राइटर, आप उनकी तरबियत का कोई एहतमाम करते बाकायदा तौर के ऊपर। मैथ्स कम्युनिकेशंस होता था, मैथ्स कम्युनिकेशंस के अंदर 50 स्टूडेंट्स होते थे, बात ख़त्म करने लगूँ, 50 स्टूडेंट्स होते थे, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, उसमें जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक चीज़ आ गई जमीयत के नाम के ऊपर, मतलब जो इस तरह की जो मजहबी जो फैक्शंस बीच में आए, आपकी जो क्रिएटिव, ये आपकी नर्सरीज थी, ड्रामेटिक क्लब्स जो थे आपके यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, आपके गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा उसमें एक नाम था, उसमें मौसीकी का एक क्लब था। हमारे एफसी कॉलेज, मैंने एफसी कॉलेज से चूंकि ग्रेजुएशन की, ये सब खत्म हो गया। ड्रामे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मौसीकी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वही चीज़ें कि जो इस तरह के एलिमेंट्स थे, ये इस्लामी है, इसका मज़हब के साथ एक तसादुम है। ये वो माइंडसेट था कि जिसने शुरू में कहा कि तस्वीर खिंचवाना हराम है, और उसने तस्वीर नहीं खिंचाई शुरू में, जब नई तस्वीर खिंचवाने कैमरा आया। ये वही माइंडसेट था जिसने कहा कि फिल्म का बनाना हराम है। ये वही माइंडसेट था जिसने कहा कि तस्वीर का उसे ड्रॉ करना या रक्स करना। अच्छा, अब ये जितने भी मीडियम्स हैं आपके फ़नून लतीफ़ा के, वो फिल्म में आके जमा हो जाते हैं, और जब ये अपनी अपनी जगह पे पिक्सल्स में इंप्रूव नहीं होंगे तो पिक्चर क्या बनेगी। अच्छा, अब जो आखिरी मैं ये बात करूंगा, हमारी फिल्म जो है, जो आज बन रही है, जिसे आप फिल्म कहते हैं, अगरचे मैं उसे थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ फिल्म कहने से, उसमें पिक्सल्स बहुत अच्छे हैं। मैं अक्सर ये लिखा करता हूँ, मैंने फिल्में देखी जो नई, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी होगी, उसमें आपने एक्टिंग ओके, समहाउ और दी अदर, म्यूजिक ओके, ठीक है, अगरचे वो फिल्मी म्यूजिक नहीं है, लेकिन पिक्सल्स में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जब आप उसको इकट्ठा करते हैं टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ अ होल अ पिक्चर, वो नहीं है। वजह पे सवालात पे आते हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे थोड़ी गुफ्तगू हमारी खला में हो रही है, यानी पूरी तरह वो ज़मीन पे नहीं हम आ रहे। जी जी। मैं अगर थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि देखें, पाकिस्तान या इंडिया में जो पहले पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान था, तो आपने जैसा कि ख़ुद कहा कि पहली फ़िल्म जो थी वो लाहौर में बनी, और पाकिस्तान जब बना तो आप बड़े बड़े टेक्नीशियन, बड़े बड़े अदाकार और बड़े बड़े फिल्म साज यहाँ से इंडिया में गए, और इंडिया से भी कुछ लोग भारत से भी यहाँ आए, जैसे नूरजहाँ हैं, शौकत रिजवी हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पे थे, ये लोग यहीं के थे। कुछ ऐसे लोग थे कि जो इधर आए लेकिन यहाँ से चले गए, जैसे जो पहले फिल्म मेकर थे हमारे अब्दुल रशीद कारदार साहब, अब्दुल रशीद कारदार साहब, मैं थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिएगा। अब्दुल रशीद कारदार साहब जो थे, इन्होंने पहली फिल्म बनाई यहाँ पे, जो आपको हीर रांझा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाबी फिल्म थी।
यहाँ पे बनाई, और उन्होंने यहाँ पे अपने भाई के साथ मिलकर एक स्टूडियोज भी बनाया लोहारी गेट के करीब, ठीक है सर। लेकिन ये यहाँ के हालात से बागदिल हो गए, ये वापस चले गए थे, ये यहाँ पे नहीं रहे। अच्छा, मैं असल में ना और सवाल फ्रेम करने लगा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जब पाकिस्तान बन गया, जो 50s और उसके बाद 60s 70s 80s, आप म्यूज़िक देख लें इंडिया का या पाकिस्तान का, जी, फिल्मी म्यूज़िक, आप फिल्म देख लें और आप उसकी प्रेजेंटेशन देख लें, यानी यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम उसी तरह था, सिनेमा हॉल से लोग फैमिलीज़ के साथ जाते थे, और इवन मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद भी, हालांकि उनका मौसीकी का और थोड़ा आर्ट का हमसे ज़्यादा रिच उनका बैकग्राउंड और कल्चर था। तो कहने का मतलब ये है कि 90s तक तो फिल्म जो है ये किसी ना किसी तरह चलती रही। ये क्यों यहाँ तक चलती रही और आगे आगे क्या हुआ, ब्रीफली ज़रा ये बताइए। फिर मैं ज़रा आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि स्क्रीन प्ले, आप वो क्या चीज़ है जो अभी नहीं हो रही और आप किसको स्क्रीन प्ले कहते हैं? ओके, यानी ये थोड़ा सा हमें बताएं। और तीसरा ये कि ड्रामा और फिल्म में फ़र्क क्या है? यानी अगर 35 mm पे या जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उन पे ही शूट होता है एक ड्रामा, तो एक ड्रामे में और फिल्म में फ़र्क हम किस तरह करें? एक आम ऑडियंस के तौर पे फ़र्क करें, हम पहले दिन फिल्म देखते हैं तो हम कैसे फ़र्क करेंगे एक ऑडियंस के तौर पे? थोड़ा सा यानी वो ज़रा बताएं कि 90s तक हम कैसे आए ब्रीफली, और आगे वो डिक्लाइन की वजह क्या है आपकी नज़र में? और तीसरा जो मैं आपसे पहले पूछूं। अच्छा, ये जो पहला इनका क्वेश्चन है मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन चूँकि मेरा ख्याल थोड़ा सा तफसील में दे दिए इसलिए वो नहीं हो सका। जो पहला था उसमें मैंने बताया कि जो हमारे पास जो टेक्नीशियंस आए थे, पार्टीशन जब हुई 1947 में, तो लेगेसी लेकर आए थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, और उसमें बहुत सारे लोग ट्रेंड थे और बहुत सारे लोगों का पैशन बड़ा खौफनाक था जो आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा था। और जो फिल्म लिखने से वाबस्ता लोग थे वो उनका एक बैकग्राउंड था लिखने पढ़ने के साथ, जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि ज़्यादातर लोग जो थे वो नॉवल निगार थे, वो क्राफ्ट जानते थे बुनियादी तौर पे। उसके जो फिल्मिक डिवाइसेस होती हैं वो उनके पास थी, उसको दे ट्रांसलेटेड इट इनटू सिनेमा। दूसरा, अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी जो डिवाइस थी वो थी जज्बातियत। ये वो दौर था कि जिसमें आपको मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नज़र आ रहे हैं, आपको कह रहे हैं बेटा खिलाफत पे जान लड़ा दो, मतलब जज्बाती, आप लोगों के जज्बात को अंगेख्त करते हैं, ठीक है ना। ट्रेजेडीज़ का एक दौर था। अगर द ग्रेट गैट्सबी उधर बन रही है तो हिंदुस्तान के अंदर वो बन रही है, देवदास बन रही है, या इस तरह की जितनी फिल्में हैं ना, उस एक जज्बात वाला जिसमें आप लोगों को रुलाते हैं, एक्टिंग उस तरह से करते हैं, लाउड किस्म की एक्टिंग करते हैं, लाइक ये वाली चीज़ें जो थी ये एज फिल्मिक डिवाइसेस जो थी वो काफ़ी यूज़ हुई। इन चीज़ों ने हमारी फिल्म को चलाया बहुत काफ़ी हद तक, और पाकिस्तान और इंडिया का सिनेमा जो था ये पैरेलल चलता रहा है। हमारी फिल्में उधर जाती थी, उधर से फिल्में इधर आती थी, और एक सीखने का एक माहौल होता था, और जो कि और वो लोग सीखना चाहते थे, मतलब उस दौर में। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यूरोप से भी फिल्में आती थी, वो भी यहाँ पे स्क्रीनिंग होती थी। फिल्म जो है वो इसलिए गिर गई, आपने जब इंडिया की फिल्म को यहाँ पे बैन किया तो एक तो कंपटीशन आपका ख़त्म हुआ। वो जो दौर था 10-15 साल का, उसके अंदर अगर आप भुट्टो दौर की फिल्में देखें तो आपको क्वालिटी वाइज फिल्म चाहे हिट हो रही है, अच्छी भी हैं लेकिन बुरी भी हैं, और फिल्म जो है उसमें आस्ता आस्ता उसके प्रोडक्शन में गिरावट आनी शुरू हो चुकी थी। उसकी वजह यह थी कि हमारा जो फिल्म बीन था उसकी इंडिया की फिल्म तक रसाई नहीं थी, उसे नहीं पता था, वो कंपैरिजन में नहीं था। अब यहाँ पे हम दो लोग बोल रहे हैं, समहाउ और दी अदर जो ऑडियंस हैं वो एक कंपैरिजन में ज़रूर होंगे कि यार ये बंदा ठीक है या ये बंदा नहीं ठीक, या इसको सीखना है, इसको नहीं सीखना, ठीक है ना। कौन बेहतर है? नहीं, वो आपका मैदान हो रहा है, मेरा हो रहा है। आपका मैदान हो रहा है, मेरा, आप कंपेयर है, मैं। अच्छा, बसरा साहब ये ज़रा काइंडली बताइएगा कि जो एक स्क्रीन प्ले बेसिकली क्या है? जी,
बाकी से आए ना जरा स्क्रीन पे स्टेज स्क्रीन पे आएगा। अच्छा, इसमें ना बड़ा मज़ेदार किस्म की मैंने जो रिसर्च की ना, तो लोगों से मैंने ज़िक्र अक्सर किया करता हूँ, जो फिल्म राइटर्स हैं उन्हें मैंने ज़्यादा कांटेक्ट किया और जो डायरेक्टर्स थे उनको किया। स्क्रीन प्ले क्या नहीं है, पहले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और स्क्रीन प्ले वो बिल्कुल नहीं है कि जो हम समझते हैं कि स्क्रीन प्ले है। हम ये समझते हैं, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, कि जो डायलॉग, जो स्पोकन वर्ड नहीं है, जो मूवमेंट है, दैट इज़ स्क्रीन प्ले। और इसको भी मज़ीद मैं अगर नैरो डाउन करूँ, तो जब कैमरा ओपन होता है तो जो एक्टर्स हैं फ्रेम में, वो जो कर रहे हैं डायलॉग बोलने से पहले, वो स्क्रीन प्ले है। ये समझा जाता था और समझा जाता है अब तक। मैंने सैयद नूर साहब से लेकर वासे चौधरी साहब तक को मैंने इंटरव्यू किया है, लेकिन ये स्क्रीन प्ले नहीं है। स्क्रीन प्ले जो है, ये स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ आ रहा है, उसमें डायलॉग्स भी हैं, उसमें एक्टिविटी भी है, उसमें हादसात भी हैं, उसमें इंटरेक्शंस भी हैं, उसमें सिचुएशंस भी हैं, उसमें आपका ये जो सेट लगा हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये भी हैं, कैमरा और डायलॉग्स भी हैं। कल नाज़र साहब से बात हो रही थी और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। यहाँ पे स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले को दो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो समझा जाता है कि स्क्रिप्ट और चीज़ है, डायलॉग और चीज़ है। स्क्रिप्ट जो है, दैट इज मोर कंसर्न्ड विद डायलॉग, स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट ऑन द होल इज अ पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले। तो अब इसमें ये दोनों चीज़ें आ गई स्क्रीन प्ले में। उसके अंदर जो फिल्मिक डिवाइसेस हैं, आपको सबसे पहले तो अपना जॉनरा सेट करना होगा कि आप बना क्या रहे हैं। इवन आप आर्ट फिल्म भी क्यों ना बना रहे हो, जिसके अंदर जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है, उसमें भी सटल टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं जो कि सस्पेंस क्रिएट करते हैं देखने वाले में। अगर आपने देखने वाले को एंगेज नहीं किया तो आपने फिल्म जो है वो आपकी फ्लॉप है, वो फिल्म नहीं चलेगी। आपने देखने वाले को एंगेज करना है। वो आगे से ऑडियंस की डिविजनिंग है। आर्ट फिल्म का जो देखने वाला है वो कमर्शियल फिल्म का देखने वाला नहीं है। मेरा किसी वक्त दिल कर रहा है कि मैं कॉफी पीऊं, किसी वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊं, ठीक है ना। मेरा एक बंदे में कई टेस्ट है ना। अब एक बंदा, मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं आर्ट फिल्म देखूं, तो मैं कोई आर्ट फिल्म निकालूंगा, लेकिन वो भी फिल्म ही होगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई एक्शन फिल्म देखूं, जिस तरह के बहुत सारी हैं हम देखते हैं। तो अब वो जो काम इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका है कि आपने उसको वहीं पर रखा है। दूसरा, बीइंग व्यूअर, मैं अपने जो कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, मैं उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई करता हूं। एक अप्रोच है कैथार्टिक अप्रोच, जिसमें आप कैथार्सिस देखने वाले का होता है। मैं तामिल फिल्में देखता हूँ गुमन साहब, और तामिल फिल्में ज़्यादातर वो हम समझते हैं कि बड़ी लाउड है, उसके अंदर ना लड़ाई हो रही है, उसने ज़मीन के ऊपर मारा है, वो उछल के छत से जाके लग गया है। लाइक दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, ठीक है ना। उसने यूं करके बंदे को मारा और बंदा घिसटता हुआ गया और उसने दीवार फाड़ के बाहर निकल गया है। ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ, इसके बावजूद मुझे बड़ा अच्छा लगता है बीइंग व्यूअर, क्योंकि वो जॉनरा वो है, मैं वो देखना चाह रहा हूं और मैं विलन को मार खाते हुए देखना चाह रहा हूं। और मैं बार बार जब ये फाइट के सीन होते हैं, मैं हीरो के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता हूं। लेकिन अगर मैंने आर्ट फिल्म देखनी है, मैं नमक देख लूंगा, मैं मंडी देख लूंगा, मैं रुदाली देख लूंगा, मैं इजाजत देख लूंगा, मैं ये वाली फिल्में देख लूंगा, मैं पियानिस्ट देख लूंगा, इस तरह की फिल्में, मैं लाइफ इज ब्यूटीफुल देख लूंगा, ये जो फिल्में हैं वहाँ पे। लेकिन वो उनमें एक स्टोरी है, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स एंड सस्पेंस है, जो फिल्मिक डिवाइसेस है ना, जो कि जॉनरा के अपने अपने हैं, आपको वो लोकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपका अगला सवाल, मैं सॉरी फिर बात जो लफ्तवील हो जाती है, ड्रामे और फिल्म में क्या फ़र्क है, उसकी जो मैं ये एक मिसाल दिया करता हूँ
ये झटकी सी मिसाल है। वो ये है कि आप आम खाते हैं और आप किन्नू खाते हैं, दोनों मीठे भी हो सकते हैं और खट्टे भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। और इफ़ आई आस्क यू टू एक्सप्लेन व्हाट द डिफरेंस इज़, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये एक ओरा है। आप ड्रामे को, आप फिल्म को, मैं उसके ऊपर देखता हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो छोटी सी स्क्रीन है उसके ऊपर जब मैं फ़िल्म देखता हूँ तो वो फिल्म है, जो सीज़न है वो सीज़न ही है, वो ड्रामा ही है। तो उसकी तो उसका एक ओरा और है। अच्छा, फिल्म में जो कैमरा वर्क है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट। अब मैं आपको बता नहीं सकता, सिखा नहीं सकता। कैमरे की टेकिंग कुछ और है, टीवी के ड्रामे की और फिल्म के ड्रामे की कुछ और है। डायलॉग की बुनत जो है वो कुछ और है। और अब डायलॉग बहुत तरक्की कर गया हुआ है, बहुत आगे चला गया है। अब बहुत स्पोकन हो गया है, अब बहुत इनफॉर्मल हो गया है, वो बहुत क्लोज टू लाइफ हो गया है, बहुत क्लोक्वियल हो गया है। अब वो इनफॉर्मल नहीं रहा। अब बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं आपके, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बोलते हुए, अगर मैं लिखूंगा तो शायद मैं इन्हीं चीज़ों को, वो बहुत सारे लेक्सिकल आइटम्स मैं उसमें नहीं लेकर आऊँगा लिखने में, जो ये मैं बोलने के अंदर लेकर आ रहा हूँ। हमें उस तवील डायलॉग्स का दौर ख़त्म हो गया है। अब बहुत इनफॉर्मल दौर आ गया है डायलॉग्स का, चाहे वो अंग्रेज़ी सिनेमा है, चाहे वो इंडिया के सिनेमा है। और पाकिस्तान का सिनेमा जो है वो अभी भी उसी बुनत में हम डायलॉग लिखेंगे कि उसके ऊपर तालियां बजें। वो तालियां डायलॉग के अंदर जो सब्सटेंस है उसके ऊपर बजेंगी, उसके क्राफ्ट के ऊपर नहीं बजती। डायलॉग का सब्सटेंस और चीज़ है, डायलॉग का जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल और चीज़ है। हम क्राफ्ट के ज़रिए से तालियां बजाने की कोशिश कर रहे हैं डायलॉग के, उसके सब्सटेंस के ऊपर हम नहीं आ रहे। तो ये चंद एक चीज़ें जो हैं वो। अच्छा, आपने बात की कि जो ज़िया का पीरियड है, तो अगर हम कैटेगोरिकली देखें या किसी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देखें तो उस ज़माने में बहुत सिनेमा हमारा अरूज पे था। तो दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि सोसाइटी में सोसाइटल चेंजेस थी और उनका इम्पैक्ट 90s में आया या लेटर ऑन आया, जो सोसाइटी रेडिकलाइज हुई, तो उससे बड़ा जो सैंक्शंस थी, पाबंदियां थी, वो ईरान के वहाँ समाज में थी। वो वहाँ ब्लीडिंग नहीं दिखा सकते, आपने स्काफ लेना होता है। तो यानी ये बिल्कुल हमारे हमसाए में, और उनकी फ़िल्म ऐसी है कि हर साल बहुत सालों से वो कोई ना कोई इंटरनेशनल अवार्ड लेती है, और बड़ा वो उनका जो है वो सटल काम है। तो यहाँ इसको अगर दोनों मुआशरों को आप देखें तो हमारा सोसाइटी निस्बतन लिबरल है हमारी, लेकिन वो रिलीजियसिटी अपनी जगह पे, उसके बावजूद यानी हमारी सोसाइटी में ओपननेस ईरान के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा थी। लेकिन फ़िल्म ये है कि उनकी तो अपनी जगह पे खड़ी रही, वो आगे भी बढ़ी, तो हम बिल्कुल क्यों नीचे चले गए सिर्फ इस रेफरेंस में। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाइक ईरान का सिनेमा जो है वो ऊपर क्यों चला गया सेंसर्स के पाबंदियों के बावजूद, और पाकिस्तान का सिनेमा नीचे क्यों आ गया? इसकी घुमन सब जो चंद चीज़ें जो मैं समझता हूँ, वो एक तो ये है कि जो पाकिस्तान है बुनियादी तौर पे, जब हम मुसलमान हुए तो वी कट ऑफ आवर लिंक विद दिस लैंड, द कल्चर ऑफ दिस लैंड। हमने फ़नून लतीफ़ा को ऑन ही नहीं किया, और जब मज़हब आ गया तो हमने बिल्कुल ही उसे डिसऑन कर दिया। हालांकि इस धरती का, मैं इसकी मिसाल यूँ दिया करता हूँ, छोटी सी मिसाल है कि लफ्ज़ नमाज जो है अरबी नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। हमने तो इसे ऑन किया हुआ है। हमने इसे क्यों ऑन किया हुआ है? क्योंकि जो यहाँ पे लफ्ज़ नमाज को लेकर आए वो पर्शियन स्पीकिंग थे और यहाँ पे ऑनर थे, आ गए यहाँ पे ना बादशाह बन गए, रूलर्स बन गए। हमने कहा कि चूंकि वो मुसलमान है इसलिए हम पर्शियन को इस्लाम के साथ हमने रिलेट कर दिया। हालांकि ये अरबी लफ्ज़ नहीं है, होना तो ये चाहिए था कि अरब के साथ इसे हम रिलेट करते, लेकिन नहीं। हमने पूजा लफ्ज़ को डिसऑन कर दिया। अब पूजा, नमाज, इबादत, ये एक ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आग को हटा के अल्लाह रखा। मतलब आपका माबूद चेंज, कल्चर तो वही रहा, ज़ुबान वही रही, ठीक है। आपका माबूद चेंज हो गया, आप मुसलमान हो गए, बिल्कुल ठीक हुआ, मतलब चेंज हो गया ना। लेकिन आपने ज़बान को आपने मज़ाहब में बांट दिया, आपने डिसऑन कर दिया आपने कल्चर को।
रक्स जो था गांव देहातों के अंदर हमारा ताल्लुक है, ख़वातीन हमारे पंजाब में गिद्दे थे। अच्छा, हर मकसद के लिए एक नाच गाना था। मतलब पंजाब जो है हमारा, आधा उधर है आधा इधर है। उधर ये चीज़ें क्यों फ्लोरिश कर रही हैं, इधर क्यों ख़त्म हो गई? अब मेरी फुफ्फी जब उसके भतीजे की शादी होती है तो वो नाच नहीं सकती खुशी में। जो खुशी का या गम के जो स्पॉन्टेनियस उनकी जो एग्जीबिशंस हैं, जो डिस्प्लेज हैं, जो इजहार हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, हमने उनके साथ खुद को, हम एक मैकेनिकल सी एक सोसाइटी बनते चले गए ना। हम बिल्कुल एक जो हमारा स्पॉन्टेनिटी थी वो खत्म हुई। उसके ऊपर हमने चेक एंड बैलेंस लगाए, हमने गुनाह और सवाब के अंदर डाल दिया चीज़ों को। हम सोचते हुए डरने लग गए कि यार ये वाला काम गुनाह तो नहीं है जो ये मैं काम कर रहा हूं। ईरान में ये चीज़ नहीं हुई। ईरान ने एक तो वो उन्होंने अपनी धरती के साथ अपने आप को जोड़े रखा। उन्होंने खुद को उस कल्चर के साथ एसोसिएट नहीं किया जो कि उनका नहीं था। उन्होंने अपने उसी को मॉडिफाई किया किसी तरीके से ना, मतलब पर्दा ले आए, उन्होंने किया ये सारा कुछ किया, लेकिन उनकी ज़बान वही रही, उनका अदब वही रहा। वो उनकी एक हेरिटेज है हज़ारों साल का जिसको उन्होंने डिसोन नहीं किया, उसके ऊपर वो खड़े हैं। उनके जो परफॉर्मिंग आर्ट्स थे वो चूंकि ऑलरेडी स्ट्रांग थे, उन्होंने उसकी ड्रेसिंग तो चेंज की, उसको उन्होंने चैलेंज के तौर पे नहीं लेकर आए। लेकिन उनकी पहले फिल्म भी मज़ामीन के ऊपर बन रही थी, इश्यूज़ के ऊपर बन रही थी, उनको स्टोरी टेलिंग आती थी। उनके जो माबद थे वहाँ पे ये एक्चुअली माइथोलॉजीज़ का बड़ा ताल्लुक है इसके साथ ना, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ। ये शुरू में जब ड्रामा थिएटर आया तो इसमें आपके माबद का बड़ा किरदार था, आपके मंदिर का बड़ा किरदार था। वहाँ पे जो माइथोलॉजीज़ थी वो रिलीजियसली परफॉर्म होती थी और इंडिया में भी होती रही और अब तक हो रही हैं। तो जब आप एक चीज़ को मज़हब के तौर पे जब आप ले रहे होंगे तो उसके साथ आपकी सैंक्टिटी और होगी। जब आप एक चीज़ को मजहबी लिहाज से उसके साथ आप गुनाह और सवाब की चीज़ें अटैच कर देंगे तो एक गिल्ट सा, मिसाल के तौर पे एक अदाकार है यहाँ पे, वो बड़े अच्छे अदाकार बन गए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ताइब हो गया हूँ, अब मैंने तौबा कर ली है, अब मैं मजहबी हो गया हूँ। हमारे रेडियो में आप जानते हैं उन्होंने कहा कि वो अचानक मुसलमान उस तरह से हो गया ना, उन्होंने अपना चेंज किया जो भी था। तो गाना चलाना उन्होंने, मतलब हम मीटिंग हुआ करती थी तो उसमें वो कहता था, उसने नूरजहां गाना था वे मेरी वीनी ना मरोड़, तो वो मीटिंग में बड़ा फिलोसॉफिकली बड़े संजीदगी के साथ, यार गुमान साहब ये जो विनी है ये उसने पकड़ी भी होगी और वो महरम तो नहीं होगा जिसने मरोड़ी। तो ये जो है इसको ये देखें कहां तक प्रवास जाती है ये वीनी मरोड़ने से। तो क्यों ना इसको हम ना डालें, कोई और अच्छा सा गाना इसके अंदर डाल देते हैं। लाइक इस तरह करके उन्होंने आधे से ज्यादा गाने निकाल दिए, वो पीछे बचा ही कुछ नहीं। तो लाइक इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये सर चीज़ें असल में ना बहुत सारी इंटरकनेक्टेड हैं और ये बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की बहस है और ये सब्जेक्टिव बहुत है। अगर हम इसको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 में लाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनका हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से ठीक हों इस हवाले से, और लोगों को पता चले कि ये चीज़ जो है ये हमें नहीं आती, जो मैंने शुरू में बात की थी, तो इसको सीख लें, नो इशू। हम सीखना नहीं चाह रहे। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद फिर मैं सवालात जवाबात की तरफ आते हैं। मेरा ज़ाती जो मैं जिस तरह सोचता हूँ वो ये है कि शायद पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि 80s में जिस तरह हम बहुत पीक पे थे, लेकिन एक फार्मूला फिल्म आई मौला जट, और उसके बाद फिर हम उसी फार्मूले पे चलते गए। सुल्तान राई को हमने एक बना लिया और उस बेचारे को, हालांकि वो एक अच्छा एक्टर था, वो सुहेल अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो राई साहब कहते थे कि यार मेरे सूट उसी तरह सिले पड़े हैं तो आप मुझसे ये क्या करवा रहे हैं। तो जिस तरह एक फ़िल्म की या एक आर्टिस्ट की मजबूरी ये होती है कि वो एक ख़ास किस्म का ब्रांड बन जाता है, फिर उसी पे लोग चलते रहते हैं।
इसी तरह हमने स्टेज पे किया लेटर ऑन फिल्म के बाद कि हमने उसमें गाना डांस डालने शुरू कर दिए और फिर उसमें मज़ीद वल्गैरिटी डायलॉग्स में हम बड़े सती तौर पे, यानी जो हमारे समाज में उसकी गुंजाइश ही नहीं, लोग अपनी ख़वातीन के साथ थिएटर में जाते थे। और फिर उसके बाद तीसरा हमारा फेज चल रहा है ड्रामे का। पीटीवी का ड्रामा तो बैठ गया और अब प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे हम है या दूसरे चैनल्स हैं, अभी ग्रीन आया है तो वो एक नए तरीके से, ग्रीन ने कुछ थोड़े से मौज़ूआत चेंज किए हैं, लेकिन ओवरऑल आप ये देखें कि 3 मौज़ूआत के अलावा कि किसी का मियाँ किसी के साथ ख़राब है, किसी की बीवी किसी के साथ ख़राब है, और यानी पैटी इश्यूज़, वो प्रोडक्शन के हमारे यानी मार्केट ड्रिवन हम हो गए। अच्छा, इंडिया में अगर हम मिसाल दें तो वहाँ अच्छा काम भी हो रहा है, बुरा काम भी हो रहा है, बहुत अच्छा भी हो रहा है, बहुत बुरा भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो सरे से काम हो ही नहीं रहा, और अगर कोई काम हो भी रहा है तो वो कभी ऑफ एंड ऑन, कभी कुछ साल के बाद छोटी मोटी को फिल्म आ गई, और वो भी यानी ऐसे लगता है कि वो जैसे हम टीवी के फ्रेम में फंसे हुए हैं। तो मैं जो आपसे फ़र्क पूछ रहा था, जो हमें असातिज़ा ने बढ़ाया, कि आप ये देखें कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो फ्रेम है। आप अगर एक फ़िल्म का फ्रेम देखते हैं एक मोबाइल कैमरे में भी, तो आप ये फ्रेम हो सकता है 1 सेकंड का कोई सैकड़वां हिस्सा हो, यानी समा उसका हिस्से पे मुश्तमिल हो, या 2 सेकंड के यानी 10वें हिस्से पे मुश्तमिल हो, लेकिन आपको वो देख के समझ आ जाती है कि ये फ़िल्म है। उसका फ्रेमिंग ऐसी होती है, जैसे अमूमी तो आम ज़ुबान में ये कहते हैं कि फ़िल्म जो है वो लॉन्ग का मीडियम है, और कैमरा जो है वो क्लोज़ का, जो टीवी है वो क्लोज़ मीडियम है। अच्छा, अब ये हमने ज़वाल की तो बात कर ली कि वक्त के साथ जब आप लिखने वाले को उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा, टेक्नीशियन को उसका पूरी इज़्ज़त नहीं मिलेगी, आर्टिस्ट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली लोग उस टाइप वो काम नहीं करेंगे जिसमें उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो तकरीबन ये 17-18 साल हो गए हैं कि जब हमने फ़िल्म पढ़ी तो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, तो एक सोसाइटी में पैशन है, नौजवान काम करना चाहते हैं, जो सरकार है और सरकार के पीछे एक सरकार है वो भी चाहते हैं कि फ़िल्म बने, तो उसके बावजूद ये फ़िल्म नहीं बन सकी, पाकिस्तान में अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकी। तो आप अगर इसको बयान करें अपने अल्फाज में कि तो आपके ख्याल में ये क्या वजह है, क्या आपको उम्मीद लगती है कि फ़िल्म खड़ी हो जाएगी? उसके बाद हम फिर सवाल और जवाब की तरफ आते हैं। अच्छा, इसको मैं ना मौला जट से शुरू करूँगा। अमूमी तौर पे मौला जट को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उसने हमारा जो फिल्म का जो पैटर्न है उसको खासा तब्दील किया। अच्छा, मौला जट जो है उससे पहले वैशी जट एक फिल्म कासमी साहब के अफसाने के ऊपर, गंडासा गालिबन उनका अफसाना था जिसके ऊपर वैशी जट बनी। अच्छा, मौला जट जो फिल्म थी उसका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और मौला जट के अंदर एक्टिंग और उस दौर का जो कैमरा वर्क था वो भी उस दौर का वो भी ठीक था। लाइक इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड फिल्म। दुल्हन वही जो पिया मन भाई गलबन इस तरह का है, तो मौला जट पिया के मन को भाई और बहुत भाई, और लोगों ने बेतहाशा देखी। लेकिन उसके बाद जो काम हुआ वो एक भेड़ चाल, जिस तरह के घुमन साहब ने फरमाया, वो उसी के ऊपर मक्खी मरना शुरू हो गई। यहाँ पे एक किरदार दाखिल होता है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। प्रोड्यूसर पाकिस्तान में वो था कि जिसके पास पैसा था लेकिन उसके पास आइडिया नहीं था। उसके पास 2 चीज़ें थी, पैसा और शौक। और शौक फिल्म बनाने का नहीं उसका शौक जो था वो जो फिल्म की जो हीरोइन है उसको लेकर उसने फिल्म बनानी थी, जो भी इस दौर की थी। तो प्रोड्यूसर जो है उसका पढ़ा लिखा होना या उसका कम से कम बाशऊर होना बड़ा ज़रूरी था, पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन उसका शौक हो कि मैं फिल्म के ज़रिए से कुछ करना चाह रहा हूँ। मतलब आप आर्ट भी कर सकते। इंडिया की एक फिल्म है रॉय,
आप में से देखी है या नहीं देखी। लाइक वो एक बंदा जो था वो एक कोई मुलाजिम है जिसने वो फिल्म प्रोड्यूस की है और उसने अपने शौक पूरे की। उसने कहा कि मैंने ये फिल्म को हिट करने के लिए बनाया ही नहीं है और उसने अब वो दैट इज अ शौक और उसने वो एक फिल्म है और मेरी फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, बड़ी ही अच्छी और बड़ी मज़ेदार फिल्म है वो। मौला जट जो थी ना सर, उसके बाद आपका प्रोड्यूसर जो है वो मौला जट बनाने के पीछे पड़ गया और उसने जो फिल्म की जो एस्थेटिक्स हैं वो उसमें से निकल गया जो कि फिल्म के साथ अटैच हैं। जो फिल्म की जो बाउंड्री है, जो आप फ्रेम की बात कर रहे थे और मैंने अपने अंदाज में कैमरे की बात की, वो उसमें से बाहर निकल गया। उसने फिल्म को उसमें से वैसे ही निकाल दिया। वो चीज़ें बहुत एग्जैजरेट हो गई, वो इतनी एग्जैजरेट हुई कि वो आपके कैनवस से ही बाहर निकल गई और कैनवस से बाहर निकल के तो ज़ाहिर है कि वो चीज़ बिल्कुल ही किल हो गई। इसको ठीक करने के लिए जो मैं अब ये ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है, मैं ये समझता हूँ, वो ये है कि इसमें एक तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। उसे पता चलना चाहिए कि फ़िल्म जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसको इसकी सहायता करनी चाहिए, इसकी पुश्त पनाही करनी चाहिए, इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो फिल्म से वाबस्ता लोग हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि वो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि उनको फिल्म नहीं बनानी आ रही। कोई तो वजह है ना कि आपने फिल्म जी बनी, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने बनाई है वो अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारी पिछले दिनों में जो फिल्में आ रही हैं, वो खुद ये कहते हैं कि ये फिल्म नहीं है। आप नैरेटिव बाद में लेकर, मेरा जो इशू है ना, ये इन दो चीज़ों को अलग अलग रखें। मुआशरा सुधार जो एक अलग चीज़ है, नैरेटिव देने का अलग, उसे अलग रखें और आपने बात को कहना कैसे उसे अलग रखें। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप पहले बात कहना तो सीखें ना, आप उसको नैरेटिव को जो स्टोरी टेलिंग है उससे तो सीखें। आप उसके बाद आप बड़ी से बड़ी बात भी आप कह पाएंगे। आप सिर्फ जो टची जो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अवाम जो है या जो दूसरे फैक्शंस हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, आप उनको इनवाइट करने के लिए आप उन टॉपिक्स के, लाइक मुझे पता है इस मुआशरे के अंदर कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी, मुझे पता है। उनको क्यों नहीं पता चल रहा? अच्छा, मुझे पता है कि किस तरह से करनी है, उनको क्यों नहीं पता चल रहा? ये तो आम सी बात है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा हुआ, मैं ट्रक भी नहीं किया वो उस आदमी ने, तो उसने बड़े पॉलिटिकल चीज के ऊपर उसने स्टायर किया ना, तो उसने कहा कि अगर ये वाला काम ये ना होता इस तरह से, तो इस बंदे ने अपनी मौत खुद मर जाना था विद इन अ ईयर। उसको पता है। इसका मतलब यह है कि हम चीज़ों का अदराक करना चाह ही नहीं रहे, हम उसको उस तरह से एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाह रहे। तो आप इदारे बनाएं, गवर्नमेंट इदारे बनाए, जहाँ पे आप स्क्रीन, ये आप स्किल, ये क्राफ्ट है, आर्ट तो है ही है, ये क्राफ्ट भी है। अब आपको पेंटिंग, हम एनसीए में क्यों जाते हैं पेंटिंग सीखने के लिए? हमारे जो बड़े थे, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो खुदादाद थे और उन्होंने अपना कमाल हासिल किया और बड़ा नाम भी बनाया। लेकिन अगर हम सिर्फ यही कह देंगे कि जनाब ये तो आप पैदाइशी होते हैं या नहीं होते, तो फिर आपने ये एनसीए जैसे इदारे क्यों खोले हुए हैं जहाँ पे हम जाते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, स्कल्पचरिंग सीखते हैं, आप सिंगिंग सीखते हैं, आप एक उस्ताद लेते हैं, वो आपको चीज़ें मतलब उस्ताद की एक अब ज़रूरत आ गई हुई है। हमें कहानी कहना सीखना है, उसमें आप एडिटिंग भी सीखें, डायरेक्शन भी सीखें, मतलब जो भी इसके जॉनर्स हैं, लेकिन जो स्क्रीन प्ले राइटिंग है सबसे पहले ये सीखें, क्योंकि जो कहानी कहने वाले हैं उनको आप सिखाएंगे तो वो कहानी कहेंगे। अच्छा, स्क्रीन प्ले है क्या, ये उस दिन भी हम बात कर रहे थे। मतलब यहाँ से, और मैं यही मिसाल दिया करता हूँ अमूमी तौर पे, क्योंकि दिस इज़ ईजी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। वो ये कि मैंने यहाँ से वहाँ जाना, सीधा काम है, कुछ भी नहीं है रास्ते में, चंद एक चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो फिल्म है वो ये है कि मैंने जो यहाँ से लेकर वहाँ जाना है, इसको मैंने भरना कैसे है। उस भरने का ताल्लुक वहाँ पे जाकर जो मैंने करना है उसके साथ नहीं है, उसका फिल्म के जो बेसिक नैरेटिव है उसके साथ उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक जिंदगी के साथ है।
उसका ताल्लुक सोसाइटी के साथ है, उसका ताल्लुक मुआशरे के साथ है, उसका ताल्लुक एक जो आपका फितरीपन है वो उसके साथ है, उसका ताल्लुक उस कैरेक्टर की साइकी के साथ है। हो सकता है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं रास्ते में जाते जाते लाइटें बंद करता चला जाऊं, और ये चीज़ जो है ये एक नैरेटिव है अपनी जगह के ऊपर। फिर अब मेरी एक आदत है, कैरेक्टर की एक आदत भी हुआ करती है, हमने वो आदतें उसमें डाली। कैरेक्टर का एक लहजा है, उसका एक सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, उसकी कुछ वजूहत हैं। आप देखें, आपका हीरो जो है वो स्टैमर नहीं कर सकता, आपने इतना आइडियल शख्स बना दिया है, ठीक है। दूसरे ममालिक ऐसा नहीं है, आपको स्टैमरिंग हीरो भी मिलेंगे। आपका हीरो जो है वो साइड पार्टिंग तेल लगा के इस तरह नहीं कर सकता, अपना कंघी नहीं कर सकता। आपका हीरो एक स्किम्पी नहीं हो सकता, उसके ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है उसके बगैर आप हीरो को हीरो नहीं मानते। हीरो गंजा नहीं हो सकता, यस। ठीक है, अच्छा, हीरो बूढ़ा नहीं हो सकता, हीरो बच्चा नहीं हो सकता। मतलब इसमें से आपको मुआशरे से कहानी किरदार के साथ जुड़ी हुई है, और किरदार मुआशरे का हिस्सा है। आपने हीरो का एक जहन में एक बनाया हुआ है और उसके इर्द गिर्द आप कहानी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता। आप कहानी को मुआशरे से उठाएंगे ना। वो आपने वो उसकी शाहरुख खान की जो फिल्म है वो बड़ी अच्छी है, लाइक उसने साइड पार्टिंग की हुई है, तेल लगाया हुआ है, बड़ा आम सा वो एक शख्स बना हुआ है। कलरक है, वो कलरक है तो कलरक ऐसा ही होगा ना जी। आप कलरक के भी बायस है, वो जिम भी जाता है, पैसे है नहीं है उसके पास, गरीब आदमी है, वो रब ने बना दी जोड़ी। या लाइक इस तरह की एक फिल्म है, उसके अंदर उसने वो हीरो की लुक से बिल्कुल ही बाहर निकल गया है, उसके दांत जो हैं वो बाहर को निकले हुए हैं। मतलब कई देखिए, आप लिमिटेड हो गए हैं हिंदुस्तानी सिनेमा में या पाकिस्तानी में। मेरी गुजारिश इतनी है कि सिनेमा तो सिनेमा ही है ना, फिल्म फिल्म है। एग्जैक्टली। मैं 2-4 गुजारिशात के बाद सवाल करना चाहूँगी। मेरा नाम साइमा बतूल है, मैं फ़िल्म सेंसर बोर्ड पाकिस्तान की मेंबर रह चुकी हूँ। मैं इंडियन फिल्म मेकिंग जो बॉम्बे स्कूल है उसमें 4 महीने का कोर्स कर चुकी हूँ। मैं रेडियो पाकिस्तान में 3.5 साल जो है वो मुलाजमत कर चुकी हूँ। पैंडे इश्क दे के नाम से मैं एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे एक प्रोग्राम पंजाबी का पेश कर चुकी हूँ। मैं अंग्रेज़ी की ख़बरें पढ़ चुकी हूँ, और एक प्रोग्राम आज से तकरीबन 3-4 साल पहले रेडियो पाकिस्तान से ही लगता था, जामे जम से तो मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है और ले आएंगे बाज़ार से घर टूट गया, उसका मौजू ये होता था। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे इतनी है कि देखिए, फ़िल्म में जो मेरा छोटा सा तजुर्बा है, मेरी कोई PhD नहीं है, आप यकीन कीजिए। मैं आप लोगों से घुमन साहब से, आप सब मेरे उस्ताद कराम हैं, लेकिन मैंने दुनिया चुके देखी है, तो उसमें 2 बातें। एक तो बात यह है कि आप फिल्म जो स्क्रीन है ना, वो मौज़ूआत जो हैं वो स्क्रीन तो 2 इंच की भी है और कुछ कहाँ से कहाँ है। एक बात, फिल्म की जो एसेंस की इज़्ज़त है ना पाकिस्तान और इंडिया में, अगर 1947 के बाद देखे जाए तो पाकिस्तान में फिल्म मेकर, फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेस, म्यूज़िशियन, किसी की कोई इज़्ज़त एज़ पर जिस तरह दुनिया में है या हिंदुस्तान में वो है ही नहीं। You said it. जी, कला नहीं समझी जाती। हालांकि वहाँ पे नेशनल असेंबली के मेंबर कैफ़ी आज़मी साहब, शबाना साहिबा, कितने और लोग, शत्रुघ्न सिन्हा, सारे लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री से, और कई, डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, ये अभी जो रशिया के अगेंस्ट वार कर रहे हैं, इज़ बीन यू नो मीडियन। तो कहने की बात सिर्फ यह है कि जब हम ये ट्रेसिंग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सारी है कि पाकिस्तान में फ़न नहीं है, फ़न की इज़्ज़त नहीं है। फ़न में वो आपने बड़ा बजा फरमाया कि फ़न में क्या है, अच्छा क्या है, बुरा के, जन्नत के थू लबड़े हैं। नात पढ़नी है, जितनी सुरीली आवाज़ है, वाह वाह वाह, ठीक है, माफ़ कीजिए, विद ड्यू अपॉलॉजीज़ विद ऑडियंस। अच्छी आवाज़ के साथ कोई भी आवाज़ है तो गश्ती है ना, ड्यू अपॉलॉजीज़, ये लफ्ज़ हैं, बड़े तल्ख हैं लेकिन हैं उसकी, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे जब 90 का आपने जिक्र फरमाया, बड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप वहाँ रुक गए हैं, पता नहीं वक्त है क्या। देखिए, अब चैलेंजेस जो हैं वो 3Ds 4Ds, नेटफ्लिक्स, फिल्म कहाँ से कहाँ आ चुकी है। पाकिस्तान में भी तजुर्बात हुए हैं। तमाशा, ज़िंदगी तमाशा फिल्म के साथ क्या हुआ है जी, उसमें तो कोई हीरो खूबसूरत नहीं था,
बोल फिल्म के साथ क्या हुआ था, उसमें तो कोई हीरोइन जो है वो सोप ओपरा पेश नहीं कर रही थी। तो अभी जो सादत हसन मंटो के ऊपर बनाई गई मंटो फिल्म जो बनाई गई, उसके पैरेलल हिंदुस्तान में भी बनी। तो आप रेटिंग खुद देख लीजिए, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। मेरा सवाल अब आप पे ये है कि ये जो इसको फिल्म को उठाना कैसे है। फिल्म गिर चुकी है, मायार गिर चुका है, दिमाग गिर चुके हैं, लिखा स्क्रिप्ट राइटिंग कलम तो पकड़ना नहीं ना। मैं बॉम्बे स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग में गई तो अपना घुमन साहब, मैंने देखा कि वो तमिल है या इंडियन है, ये कई सूबे हैं हिंदुस्तान के। तो घुमन साहब वो जो डायलॉग लिखता था ना, उस ज़ुबान का माहिर उसके साथ होता था जो हीरो को प्रोनाउंसिएशन समझाता होता था, फिर लिखाता था, फिर उसका साउंड चेक होता था। उसके बाद मैंने बहुत बड़े अदाकारों को, प्रोड्यूसरों और बहुत अच्छे टेक्निक्स के आगे 2-2 घंटे खड़े हुए देखा है, और बार बार कट होते इसलिए देखा है कि जी इसका जो है ना एक्सेंट, ये तमिल नहीं आ रहा, इसका एक्सेंट जो है ना वो पंजाबी नहीं आ रहा। मैं अब आखिरी बात करने लगी हूँ। यही बात एक जब मैं थी तो रेडियो पाकिस्तान में भी थी कि ये थोड़ा सा लहजे की भी बात थी, तहकीक नहीं थी, मेहनत नहीं थी। अब मेरा आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये यहाँ पे ट्रेसिंग द फॉल ऑफ पाकिस्तान सिनेमा तो हो गया, उठाने की तरफ जो बात आ रही है, अभी जो आज का सिनेमा, पाकिस्तान की बात करूँगी मैं, अब दुनिया की बात नहीं करती। अभी एक फिल्म जो करोड़ों का बिजनेस भी कर गई, सारी दुनिया में अवार्ड ले गई, पाकिस्तान में उसका क्या हाल है, ज़िंदगी तमाशा। दूसरी मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं पता इधर नहीं जाऊंगी, उधर नहीं जाऊंगी। इस आज की फिल्म को देखते हुए आप बताएं कि फिल्म को उठाने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए। एक्टर जो एक टीवी का एक्टर है या एक फिल्म का एक्टर है, उसमें भी बड़ा फ़र्क है। ट्रू अग्री, उसमें भी बहुत फ़र्क है। तो क्या किया जाए जो फिल्म की, मंटो सिर्फ पाकिस्तान में फेल इसलिए हुए कि वो ड्रामा बन गई थी, बोल फिल्म फेल हो गई कि ड्रामा प्रोलॉन्ग हो गया। तो क्या इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है, इंस्टीट्यूशन में क्या सिखाया नहीं जाता या मेहनत नहीं की जाती? अच्छा, आपने ना मेरे दिल की बातें कर दी हैं सारी। आपने रिसर्च की बात की, एक यहाँ पे फिल्म बनी पंजाबी ज़बान में, अगेन आई वॉन्ट नेम इट, उसके पंजाबी का तलफ़ुज़ ही नहीं था। आपने ये ख़ुद की बात और आपने मेरी बात को फर्स्ट किया, क्योंकि मैं बाद में बात ये कर रहा हूँ वैसे तो सेकंड की वो ये थी कि आपने कहा कि रिसर्चर साथ बैठाया जाता था, वहाँ पे आपने ये देखा और उसके वो लहजे को देखता था कि ये ठीक है या नहीं ठीक, तलफ़ुज़ देखता था ठीक है या नहीं ठीक। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये जो पिछले दिनों जो फिल्म आई है, क्या वो पंजाबी लहजा था? लेजेंड ऑफ मौला जट का जो लहजा था, क्या वो पंजाबी था? जी। और मैं ये चाहूँगा कि इनका जो जेस्चर है और लाउड एंड क्लियर नहीं है, वो भी हमारे ऑडियंस तक जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। आपने उसको सब टाइटल्स के साथ दुनिया में रिलीज़ कर दिया, दुनिया ने उसका सारा कुछ, मैंने कहा ना पिक्सल्स में बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है उसकी, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब वो बात बोलता है और पंजाबी समझने वाला बंदा जो वो कहता है कि यार दिस इज समथिंग रिडिकुलस, ठीक है, उसे हंसी आती है, वो एक अजीब है, वो उसके साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहा जो पंजाबी अच्छा, बोलने वाला, मसरा साहब, यहाँ मैं आखिरी बात से अगर आप इजाज़त दें तो देखें, एक तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, आपने ये खुद ही कहा कि वो ड्रामा था, मंटो ड्रामा बन गया, बोल ड्रामा बन गया, वो फिल्म नहीं थी, हमने फिल्म बनानी है। अच्छा, ज़िंदगी तमाशा जो है, जो मेरा उसके साथ इशू था, जो मैंने बात की, वो देखें, मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने बात की कि जो नैरेटिव्स हैं, जो इस तरह के जो सेंसिटिव नैरेटिव्स हैं, जॉयलैंड है या इस तरह का है, मेरे माशरे में मुझे पता है कि मैंने बात को कौन सी करनी है या कौन सी नहीं करनी, ये भी हकायक हैं। जिस तरह घुमन साहब ने जो ईरानी सिनेमा की मिसाल दी, उसके अंदर वो अपने बहुत सारी चीज़ें वो जकड़ी हुई हैं। एक फिल्म थी एस्केपोलॉजिस्ट, उसमें उस फिल्म का नाम है, वो बड़ी अच्छी फिल्म है अंग्रेज़ी की, जिसमें सर वो करता है इल्यूजनिस्ट, एक अंग्रेज़ी फिल्म, नहीं, नाम ही उसका इल्यूजनिस्ट है, इल्यूजनिस्ट।
अच्छा, उसके अंदर ना वो मुख्तलिफ गिमिक्स वगैरह करके स्टेज के वो बड़ी अच्छी एक फिल्म। अच्छा, उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसे बांध देते हैं ना, तो वो बांध के वो अपना जो उसका परफॉर्मेंस उसने देनी है वो उसे पेश करता है। ईरानी सिनेमा ने यही किया है। हमने देखें, वो नैरेटिव एक अलग चीज़ है। मेरा नैरेटिव इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एक्चुअली। जो मेरी रिसर्च है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा जो कहना है, जो मेरा दुख है वो ये है कि नैरेटिव जो भी है मुझे कहना ही नहीं आ रहा, मुझे बात ही नहीं करनी आ रही। मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, ये एक और सेशन है, ये फिल्म नहीं है, ठीक है ना। एक जो टीवी का ऐड है वो फिल्म नहीं है। मुझे टीवी का ड्रामा तो बनाना आ रहा है, अगरचे उसमें भी कई चीज़ें और हो गई हैं, लेकिन देखें, आपने बोल बनाई, खुदा के लिए बनाई, आपने वरना बनाई, ये टीवी के लोग लिए आपने सारे के सारे, ठीक है। टीवी के लोगों को से आपने फिल्म बनवाने की कोशिश की। वो टीवी के लोग जो थे उनको ट्रेन करना चाहिए था पहले। उनके पास रॉ मटेरियल तो है, लाइक दे नो द आर्ट एटलीस्ट। वो जिसको कुछ नहीं आता वो दे आर फार मच बेटर, उन लोगों से बहुत बेहतर हैं। तो उनको पहले आप ट्रेन तो करें ना, या वो खुद तो रियलाइज करेंगे यार हम टीवी गए, हमने फिल्म बनानी सीखनी है, हमने फिल्म लिखनी सीखनी है। आपने खुद इंस्टीट्यूशन की बात की, मैंने भी यही हल दिया है यहाँ पे, जो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें। देखें, आज आप एफर्ट करेंगे तो 10 साल के बाद आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपने पूरा 10 साल आपने गुजारे और आपने उसका खिज़ां देख ली, पत्ते गिर गए, फल आना बंद हो गया, जड़ें सूख गई, फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई, जो कि इंडस्ट्री थी नहीं। अब जो 10 साल हैं, अगर आप इसके ऊपर कॉन्शियस एफर्ट करेंगे और एक इंटीग्रेटेड एफर्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो मेरा ख्याल है कि फिल्म, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज विल। अगर विल है हम में कि हम फिल्म को कुछ समझ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मुआशरे का ये हिस्सा है, और आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है जो मैंने वहाँ पे बात की कि मुआशरे में परफॉर्मिंग आर्ट से जो रिलेटेड लोग हैं उनकी इज्जत ही नहीं है। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। उनकी इज्जत ना होने की वजह से लोग चोरी छुपे जो थे वो काम किया करते थे, चोरी बुर्का पहन के खवातीन जो थी वो जाती थी। तो ये आप, आई एग्री, सॉरी सर जी, मदर अगला सवाल कोई। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत तवील गुफ्तगू मैंने सुनी। इस हवाले से मैं भी थोड़ा सा आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। मैं भी फिल्म का एक तालिब इल्म हूँ सर, और आपसे उम्र में चंद साल बड़ा हूँ, तो सिनेमा जाने का सर आप इत्तेफाक। काफ़ी साल बड़े हैं सर। बहरहाल गुजारिश ये है कि मेरे जहाँ तक राय है, पाकिस्तान में फिल्मों की कहानी लिखने का कभी रवाज था ही नहीं। आपने मौला जट की बात की। मौला जट से पहले भी घरेलू मौज़ूआत पे जितनी भी फिल्में बनी थीं वो फार्मूला फिल्में थीं। उसमें 50 फिल्मों का आप नाम देख लें, उनमें एक जैसी कहानी को लेकर लोग आगे चलते थे और वो फ्लॉप हो जाती थी। मसला ये है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, आप इशफाक अहमद को देख लें, उन्होंने भी फिल्म बनाई, नाकाम हो गई। मोहम्मद कबीर खान आपका बहुत बड़ा अच्छा अदाकार, जो टेलीविज़न पे कई साल उसकी बेशुमार अच्छे ड्रामे आए, वो फिल्म का भी एक अच्छा अदाकार था, लेकिन वो वहाँ नहीं चल सका। फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो आप रॉ मटेरियल भेजते हैं वो कहाँ से जाता है? पाकिस्तान में तो लोगों ने, जागीरदार लोग थे या जिनके पास पैसा था, जो सनतकार थे, वो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और फाइनेंसर बने हुए थे। तो आप फिल्म की कहानी कहाँ से मांगेंगे, किन से मांगेंगे? दूसरा मसला ये था कि 80s तक अगर आपका सिनेमा चलता रहा तो उसकी वजह ये थी कि बिजली मुल्क में नहीं थी, टेलीविज़न सेट नहीं थे। खुद मैं बचपन में 15 साल की उम्र तक मोहल्ले के एक घर में जाकर टीवी का ड्रामा देखता था। मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में अगर 50 घर थे तो उसमें 3 टेलीविज़न होते थे। जब लोगों के पास खुशहाली आई, बिजली आई,
टेलीविज़न जैसे गैजेट्स आए तो फिर फिल्म इंडस्ट्री को और फिल्म सिनेमा घरों को जाने का रवाज कम होता गया। और आज मेरे मोबाइल पे नेटफ्लिक्स अवेलेबल है तो मैं सिनेमा क्यों जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। आज भी हमारे फिल्मों में जो कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो गैजेट जी मैंने गुजारिश की थी कि अपडेट नहीं किया, वो उसी तरह के हैं। दूसरी बात यह है कि आपने तो पीएचडी की है फिल्म के हवाले से। आपकी कितने इदारों में, कितनी यूनिवर्सिटियों में, कितने कॉलेजों में सिनेमा का मौजू बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ये देख लीजिए। तो फिल्म इंडस्ट्री को उठाना अब तो पता नहीं किस अंदाज में उठेगी, लेकिन बहरहाल इसके लिए मुआशरे के पूरे, आपने मज़हब का भी बीच में जिक्र किया। सर मुझे माफ़ कर दें सर। मज़हब आपको फिल्म बनाने से नहीं रोकता। जी सर। मज़हब आपको ट्रू अच्छी फिल्म बनाने से नहीं रोकता। ट्रू। अब पश्तो मुआशरे में मेरा ताल्लुक फ्रंटियर से है, और पश्तो की फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है उसका मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इसमें। आपको मतलब है, अगर आप मज़हब को जहन से निकाल के भी फिल्म बनाना चाहें ऐसी धरती के मसाइल को लेकर, तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपको मज़हब नहीं रोकता मज़हब अच्छी फिल्म बनाने से। अच्छा सर, बहुत अच्छा कमेंट किया प्राचा साहब ने। कोई और सवाल करना चाहे दोस्त? मुझे इजाज़त है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इसके वो क्या कहते हैं कि मैं तो सुनने आया था स्क्रिप्ट टू स्क्रीन और ट्रेसिंग द फॉल ऑफ पाकिस्तान सिनेमा, इस पे आपने अपना दुखड़ा तो सुना दिया, मेरा दुखड़ा एड्रेस नहीं किया आपने। सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो दुखड़ा था वो तो अपने, क्योंकि आपका दुखड़ा ज़्यादा था, मैं इस पे नहीं करता। दूसरी बात है कि चूँकि आपने बहुत से सवालों के जवाब देने के बजाय बहुत से सवाल उठाए तो हम मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गए, और मज़ीद मतलब आप कह लें थोड़ी सी रोशनी ढूंढने के बजाय हमें बस और भी अंधेरा छा गया। एक तो ये इसमें मेरे ख्याल में मज़ीद गुफ्तगू भी होनी चाहिए और चलती भी है। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा एक जो बार बार गिला हो रहा है, एक ऑडियंस है, ठीक है सर। अब हमने हमेशा ब्लेम कर रहे हैं कि हम ऑडियंस जो है, मैं ऑडियंस हूँ, ऑडियंस जो है ना वो फ़नकार की और फ़न की इज़्ज़त नहीं करता। ये मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा एग्जेजरेशन है वो इस हवाले से कि हम ऑडियंस अभी भी नेटफ्लिक्स के ऑडियंस देखें और फिल्म के अच्छा कंटेंट पाकिस्तान के ऑडियंस ढूंढ रहे होती, वो यहाँ मिल नहीं रहा। अब इसमें आप इस ऑडियंस को गिला नहीं दे सकते कि ये इज़्ज़त नहीं करते। इनके पास जो मटेरियल आता है वो बाहर से आ रहा है, तो वो बाहर के लोगों को, सलमान खान को, ABCD जो भी है उनकी इज़्ज़त बहुत करते हैं, उनके प्रोड्यूसर को, गुलजार को, सारे ABC। यहाँ के लोकल को वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फ़न का जो एक क्वांटिटी या कंटेंट है वो प्रेजेंट नहीं हो सका, तो वो इम्प्रेस नहीं हो सके। जो आप 60-70s की बात कर रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, वो इस्टेब्लिश है। एक तो बात ये है कि यहाँ फ़नकार की तो मैं नहीं कह सकता कि लोकल फ़नकार, लेकिन फ़न की अभी भी इज़्ज़त है, लेकिन कंटेंट आ नहीं रहा। अब जिसकी रीज़न जो भी है, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, जिस तरह इन्होंने बताया कि आपके पास लहजे के लिए बंदे चाहिए, स्पेक्स, उस पर पैसे खर्च होता है। आपको एक्सपर्ट बिठाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ बजट, बट यू कैन नॉट अफोर्ड इन दिस सर्कमस्टांसेस, स्पेशली जो अभी चल रहा है पाकिस्तान के सिनेमा के साथ। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये कि जो आपने बात की ना कि ये जो 80s के बाद ये जो ऑडियंस आ गई थी, ये जो गंडासा वाला जो क्या कहते हैं, जो मोला जट, अच्छा मोला जट आ गया। अब राजेश खन्ना का दौर था रोमांटिक, अमिताभ का दौर आता है एक्शन, उसके बाद आता है दूसरा दौर, वो मुसलसल चल रहा होता है। तो वो दौर चेंज होने से क्वालिटी पे गिरावट नहीं है, ना ऑडियंस भाग गए। इस केस में आपके ऑडियंस भाग गए क्योंकि वो आप नया कंटेंट दे नहीं सके, ग्रो नहीं कर सके। तो यहाँ पे जो इनफर्टिलिटी है फ़न के लिहाज से, मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ कह रहा हूँ, वो है। अब उसकी रीज़न जो भी है,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसकी रीज़न आयोडीन नमक है या कोई और रीज़न है, इसकी रीज़न है। तो यहाँ के लोकल अभी कोई ऐसा क्रिएट नहीं कर पा रहे जो कि, देखिए फनकार का ये है कि आप ऐसा मौजू चुने जो सबको एक्सेप्टेबल हो, तो वो मौजू तो कभी ना अफसाने में चल सकता है ना कहानी में चल सकता है। आपने हमेशा बाउंड्री पे खेलना होता है। जिस तरह ये ज़िंदगी तमाशा है, इस पे आपके रिजर्वेशन जो भी हैं ये बाउंड्री पे है। बाउंड्री पे खेल के आप चक्का मार सकते हैं या चौका लगा सकते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि लोग, हर बंदा वो कंफर्ट जोन में बैठ के जो भी ड्रामे लिख रहे हैं, पाकिस्तानी टीवी ड्रामे जो भी आपने कैटेगराइजेशन 2-3 जो किए, वो बिल्कुल इसी मौजूआत पे चल रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है। जहाँ पे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं आप पे एतराज़ात भी आते हैं और उसमें थोड़ा सा बोल्डनेस शो करनी होती है। आप इसके अलावा ये जो ज़िंदगी तमाशा, एक और ड्रामा भी अभी फिल्म थी जिस पे भी बैन लग गया था, जॉयलैंड। मैंने जिक्र आप किया देखें उसका। ये बाउंड्री पे खेलने वाले बात है। तो पाकिस्तान के मुआशरे में बाउंड्री पे खेलने वाले जो राइटर है वो मतलब चंद ही है, मेरा ख्याल है कि वो उसमें भी है। तो इसमें भी थोड़ा सा इनफर्टिलिटी है फनकार के हवाले से कि वो बाउंड्री पे नहीं खेलते, वो बिल्कुल अंदर खेलते। तो उसमें भी एक इशू है कि बाउंड्री पे खेलने वाले, अब ग्रीन का जो इसने जिक्र किया, ग्रीन टीवी या हम टीवी ने, उसने बाउंड्री पे खेल के फिर हम टीवी तो अब अंदर चला गया, दोबारा सेंटर पे चला गया, लेकिन अब ग्रीन टीवी थोड़ा सा चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये बाउंड्री पे खेलने के लिए कुछ लोग आए तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऑडियंस भी उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये मेरा कमेंट था। तो माजरत के साथ ये मेरे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस आपके कमेंट के जवाब में कमेंट करना चाहूँगा। ये जवाब गज़ल। सर, इसका जो टॉपिक था, ट्रेसिंग द फॉल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, और मेरा ख्याल है कि बड़ी डिटेल में हमने इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कि सिनेमा क्यों डिक्लाइन पे आया, उसको हमने कोशिश की है टच अप ऑन करने की। उसका जो था फ्राम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन, और इसके ऊपर भी कोशिश वैसे की है, लेकिन इफ़ थिंग्स कुडंट गेट क्लियरर, तो उसके लिए द फॉल्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दैट लाइज विद द कम्युनिकेटर, एंड सिंस आई एम कम्युनिकेटर आई एडमिट इट एंड आई से सॉरी। दिस इज़ वन थिंग। द सेकंड थिंग इज़, वो आपने बातें इतनी सारी की कि नहीं, वो बड़ा अच्छा था। तो मेरा ख्याल है कि अगला सवाल ले लेते हैं। किसी ने भी इसका इंतखाब किया है, आपने किया होगा, दोस्तों ने किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पे बात करना हम भूल गए हैं, बात सुनना नहीं चाहते शुरू में, जैसे आपने कहा। और बहुत अहम तरीन मौज़ूआत हैं, बहुत सारे हैं, कम नहीं हैं इस मुआशरे को, इसके बीच में, और जो दरपेश भी हैं उन पे बात होनी चाहिए। सो ये बहुत अच्छा लगा आपका ओवरऑल सारा गुफ्तगू और सारी चीज़ें। पहली चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि एक पेन है, एक अंदर बर्निंग है कि ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे लगा ऐसे कि ये शुरू हमने ऐसे किया कि जैसे हमारा कोई कमाल किस्म की फिल्म इंडस्ट्री थी और कोई मतलब बहुत खूबसूरत दौर गुज़रा है कभी, और कोई अचानक उसमें ज़वाल आना शुरू हुआ है, कोई इन्हतात हुआ है। कुछ ओवरऑल आपकी गुफ्तगू से मुझे यही लगा, मैं इससे एग्री नहीं करता, ऐसा नहीं है जी। कुछ थे अच्छे दिन, यानी ओवरऑल एक मफलूकुल हाल ही में कुछ अच्छे दिन या कुछ दहाइयाँ हम कह सकते हैं, 2 दहाइयाँ कह लें या कमो बेश, वरना कुछ ऐसा था नहीं। उसके बाद तो फिर टोटल तबाही है, टोटल मतलब रहा ही कुछ नहीं। अब इसके पीछे एक तो है टेक्निकल साइड, उस पे आपने खासी अच्छी और बेहतरीन बात की। मेरा वो है, यानी उसमें मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं समाज और उसके ताने बाने और पीछे और मतलब थोड़ा सा इस तरफ है कि अगर हुआ है तो बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन, हमसाया और हम, कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में हमें डिटेल में चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसको कब तक हम शाये रहेंगे, क्यों? हमारे समाज की तश्कील पहले एक ही मुआशरा था, एक ही मुल्क था,
उसके बाद हम अलग हुए, एक मुल्क बना। तो आनवर्ड तश्कील एक थी, उसको बदला गया या उसमें कुछ चीज़ें डालने की कोशिश की गई, क्या किया, या हम कैसे कह दें कि एक साथ रहने वाले लोग, जैसे इन्होंने कहा कि आयोडीन की कमी है, क्या है लाइटर मूड में, ये कैसे कि भाई सब एक जैसे लोग थे हम, और पता नहीं सदियों से रह रहे थे, और अब 25 करोड़ हैं, 26 करोड़ हैं, जो भी हैं, कि वो बिल्कुल बांझ हैं, खुदा न खास्ता, वो लिख नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, फिर आपको क्लास के मामलात को देखना पड़ेगा कि आपकी रूलिंग क्लास है, आपका एलीट है, आपका नीचे वाला तबका है, सारे उन सब की प्रायोरिटीज़, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनके एजेंडाज, टारगेट्स, सो ये बहुत वास्ट है कि वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, आम आदमी जो मज़दूर है वो क्या चाहता है, लिखने पढ़ने वाला आदमी। ऐसा नहीं है कि वो अचानक ही गायब हो गया है। बहुत अच्छे ड्रामे लिखे जाते थे, आप कहते हैं तो मान लेते हैं कि बहुत अच्छी फिल्में भी लिखी गईं, चांदे या जो भी, और अचानक ऐसा कैसे हो गया। मेरी गुजारिश ये है कि ये बहुत शानदार है, मगर इसके बहुत सारे पहलू हैं, एग्जैक्टली बहुत सारे इसके, आपको बल्कि सब्जेक्ट वाइज इसको चीज़ को लेना पड़ेगा और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। जी ये सर, मुझे आपकी इनिशिएटिव एक बात बहुत याद आ अच्छा गई। है, घुमन साहब कमाल का है, नो डाउट, मगर ये कि इसको और दोस्तों को, लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए जी और जी। इस पे काम बहुत। अच्छा सर, ये जो Thank you. यहाँ ये जो सिटिंग रही, इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि और मैं समझता हूँ कि ये ब्लैक होल का भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स यही है कि मौज़ूआत को छेड़ा जाए, ताकि मुकालमा जो है उसकी एक फ़िज़ा बने, लोग उसके अंदर अपना इनपुट डालें और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हों, और चीज़ें जो हैं वो इस तरह करके फ्लोरिश हों, और हम किसी बेहतर माशरे की तरफ जाएं। सर, वो आपने जो गुजारिश की ना सर, वो मुझे याद आ गया। आपने कहा कि फ़न की इज़्ज़त है फनकार की, हम भी यही कह रहे हैं, फ़न की इज़्ज़त है। लोग सुनते हैं, देखते हैं, सराहते हैं, रिश्ता नहीं करते। सर, फनकार की इज्जत है उधर, बॉर्डर के उधर, इधर नहीं है। ठीक है, आपकी मेरी बेटी अगर एक्ट्रेस बन जाएगी, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही है, उसकी वो बहुत दाद लेगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए रिश्ता करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम जो बात कर रहे थे, या मैम ने जो बात की, एंड आई एग्री टू हर, वो ये थी कि यहां पे फनकार की इज्जत नहीं है। फन की तो बेबहा कदरदान है। ठीक है, लोग तालियां बजाते हैं, लोग क्लासिकी मौसीकी सुनते हैं, लोग फोटोग्राफी, मतलब लोग एक्टिंग की सराहते हैं, फलाना वो एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग की, उस लड़की ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। एवरीथिंग इज देयर, क्लैप इज देयर, एप्रिसिएशन इज देयर, ऑटोग्राफ टेकर्स आर देयर। ठीक है, फैन फॉलोइंग, सेल्फी, प्लीज, आई वांट टू हैव अ सेल्फी विद यू, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन उसकी इज्जत नहीं है। फैन फॉलोइंग तो है, फैन फॉलोइंग तो है, लेकिन उसको आप ओन ही नहीं कर रहे फनकार को। ठीक है ना, ये इश्यूज हैं। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। माशरे में ज़ाहिर है कि जो मुकालमा है ये बड़ा ज़रूरी है, और ये तो बहुत बड़ा, इसलिए तो इसको हमने इसी में वो जो थी उसकी थ्योरी, पता नहीं किसकी तरह के ऐसे लोग बैठे हो तो बंदा बात करते हुए घबराता है। डीकंस्ट्रक्शनिज्म जो है, तो हम इनको पिक्सल्स के अंदर इसलिए हम चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक पूरा चीज़ हो। तो हमने ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर ज़ाहिर है कि एग्जिबिटर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, इसमें मेकर भी है, इसमें सिनेमा हॉल भी है, सिनेमा के बाहर जिसने पापड़ लगाए हुए हैं इसमें वो भी एक स्टेक होल्डर है। तो बहुत सारे हैं। तो उसमें से एक जो है ना, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो हैं वो आज
हमने लिया, और यकीनन ब्लैक होल जो है वो बाकी के जो इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू जो है वो यकीनी तौर पे होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा साहब। मैं इख्तिताम पे चंद जुमलों में बात को ख़त्म करूँगा, और किसी मुलाकात, मकालमे और मुज़ाकरे में अगर कोई कमी रह जाए तो उसका मतलब ये होता है कि एक और मुकालमा, एक और मुलाकात, एक और मुज़ाकरा, एक और दफ़ा मिल बैठना वो है, उसकी गुंजाइश है। तो चीज़ों की कमी रहना एक हमारा वो इश्तियाक और हमारा जो जज्बा है उसको बढ़ाती है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जो मुआशरा है ये कोई हंडिया का मसाला नहीं है कि इसमें आप लवाज़मात पूरे डालें और बिल्कुल उसके बाइना ही उसका नतीजा आए। ये एक लंबा प्रोसेस है, और ये शायद किसी एक फ़र्द या एक मुल्क के हाथ में नहीं होता। ये चलते हुए वक्त के साथ साथ चीज़ें खुद ब खुद सेटल डाउन होती हैं और उनके अपने नताइज निकलते हैं। तो फ़िल्म के हवाले से मुख्तसरन ये कि जिस तरह अनवर साहब ने बात की कि 25 करोड़ लोग हैं तो वो बाँझ नहीं हो सकते, ये बिल्कुल ठीक सवाल है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है फितरी एतबार से। तो हम आज यहाँ बैठे हैं और अगर फ़िल्म पे बात कर रहे हैं, शायद हमें ये थोड़ा सा ऐसे लगा हो कि ये हमारा आज का डिस्कशन थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा था या स्टेल था। तो उसकी वजह ये है कि हमने ग्राउंड पे कोई उस तरह फ़िल्म बनाई नहीं या फ़िल्म में काम नहीं किया किसी नोयत का। लेकिन फ़िल्म को हम बेशक जानते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हमारा प्रैक्टिकल तजर्बा भी जुड़ा होता तो शायद हमारी आज की ये जो डिस्कशन है, ये जो आज का मुज़ाकरा है, या मुलाकात है या मुकालमा है, ये ज़्यादा दिलचस्प होता। तो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि अगर हम इसी तरह बात करते रहें, हमारे देखने वाले या आज जो ऑडियंस बैठी है उनका इस चीज़ पे गौर करना, सोचना और इसमें दिलचस्पी लेना इस बात का मज़र है कि आइंदा चल के हम एक ना एक दिन हम इस रास्ते पे चल निकलेंगे। देखिए, जब काम चलता है तो उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो अगर काम हो ही ना, हम पहला कदम उठाएंगे तो अगला उठाएंगे, और अगला उठाएंगे तो तीसरा कदम उठाएंगे। तो किसी ना किसी को इस पर बात करना होती है, इश्यूज़ पे उस पर काम करना होता है। तो इंशाल्लाह लज़ीज़ हो सकता है कि ब्लैक होल की आज की ये जो डिस्कशन है यही बारिश का पहला कतरा बन जाए। तो इंशाल्लाह अगले फिर किसी सेशन पे आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।